अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुधु लाइब्रेरी चैनल। तो बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। वो चलता हुआ एक रेस्टोरेंट में आया और एक चेयर खींचकर इस पे बैठ गया। वेटर कॉफ़ी उसे वेटर को बुला के कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। कुछ देर बाद वेटर कॉफ़ी देकर चला गया। फिर कॉफ़ी पी लेने के बाद रेस्टोरेंट से बाहर चलता निकल गया। घर करीब होने की वजह से पैदल ही घर के लिए निकल गया। जब घर पहुंच के इधर देखा तो घर खाली था। वो घर दो कमरों पर मुश्तमिल था। एक कमरे में एक फैमिली रहती है और एक में वो। इसमें एक किचन भी है जो सिर्फ वो लोग ही इस्तेमाल करते हैं। ये कमरे में इसे अपने दोस्त ने किराए पे लेके दिया था। वो अपने कमरे की तरफ चल दिया। कमरे में दाखिल हुआ। कमरा छोटा सा था। इसने दरवाज़ा बंद कर दिया, फिर ज़मीन पे बैठ गया। इसकी आंखें नम थी। वो माजी की बातें इसके कानों में अभी भी गूंज रही थी। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उम्र से वो मुझे इज्जत देगा, शान देगा, ऊंचा घर देगा। तुम क्या दोगे? कुछ भी नहीं। ये क्या बोल रही हो हिंजा? क्या वो सब झूठ था? हाँ, वो झूठ था। मैं तुमसे प्यार नहीं करती जोहान हमदानी। हिंजा ने आज इसको इसके नाम के साथ सरनेम से पुकारी थी। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? क्यों? हसीयत क्या है तुम्हारी? आज पहली बार वो इस पे ऐसे चला रही थी। मैं मर जाऊंगा, मुझे छोड़ के ना जाओ प्लीज़ हिंजा, प्लीज़। बस तुम ये कहो कि तुम्हें मुझसे प्यार है। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकूंगा, प्लीज़ हिंजा। मैं मर जाऊंगा तो मर जाओ। हिंजा आंखें मींच ली, मगर जोहान ने वो अमल शायद नहीं देखा था। मोबाइल फ़ोन की मुसलसल घंटी बजने की आवाज़ पे जोहान जैसे होश की दुनिया में आया और मोबाइल की तरफ मुतवज्जो हुआ। इस पे मैसेज आया हुआ था कि कोई असद नाम का, कल सुबह मुझे तुमसे मिलना है जोहान। इसने फिर ओके लिखकर रिप्लाई दिया और फ़ोन को साइड पर रखा। तुमने अच्छा नहीं किया हिंजा, तुमने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी नहीं। मेरा ज़र बड़ा नहीं है और बाबा मामा आपने भी तो साथ नहीं दिया। कह दिया शक्ल मत देखना, बस ऐसा होता क्या? फिर उठकर वो फ्रेश होने चला गया और फ्रेश होकर वापस से इसी चारपाई पर लेट गया। उठ जाओ बेटा, तुम्हारे अब्बू तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं खाने पे उठ जाओ बेटा, तुम्हारे अब्बू तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं खाने पे। बिस्तर पे पड़े वजूद ने आंखें खोली और उठकर बैठ गई और आंखों को मसलते ड्रेसिंग रूम तरफ बढ़ी। जल्दी आना, मारिया बेगम कहती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जी अम्मी, बस फ्रेश होके आई, मारिया कहते हुए बाथरूम में घुस गई। 10 मिनट बाद वो डाइनिंग टेबल पर मौजूद थी। वो सब खामोशी से खाना खाने के बाद हसन साहब ने मायरा को अपनी तरफ मतवज्जो किया और बात का आगाज़ किया। बेटा क्या ख्याल है, कब आ रही हो ऑफिस? हसन साहब मारिया की तरफ देखते हुए बोला जो इसे घूर रही थी। अबू आप अम्मी को मना लें, फिर मैं भी तैयार हूँ। इसने ही रोक रखा है मुझे। मायरा मुंह बनाते हुए कहा, हाँ तो सही तो कहती हूँ, 1 महीना भी नहीं हुआ पढ़ाई पूरी किए, कुछ आराम तो कर लो, फिर चली जाना ऑफिस। मारिया बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जो माँ बेटी की मर्जी, फिर अगले महीने से कर लेना ज्वाइन। हसन साहब ने उठते हुए कहा और चाबी उठा के बाहर की तरफ चल पड़ा। हसन साहब माँ बाप की इकलौती औलाद थी। हसन साहब और मारिया बेगम ने लव मैरिज की थी। अल्लाह ने इनको एक बेटा और एक बेटी से नवाजा था। बेटे का नाम साहिल था, जबकि इससे 6 साल छोटी बेटी मायरा थी। साहिल 15 साल की उम्र में कार एक्सीडेंट में इंतकाल कर गया था, जबकि मायरा की पैदाइश के वक्त डॉक्टर ने कहा कि मारिया अब दोबारा मां नहीं बन सकती। हसन साहब बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। बड़े बड़े बिजनेसमैन में से एक हसन साहब भी थे। इसने अपनी मेहनत से इस मुकाम को हासिल किया था। ठीक है अबू, मायरा उदास होकर बोली, क्या अम्मी अब इस कैद में कब तक रहूंगी? मायरा मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा और मेरा क्या? मारिया बेगम खफगी से बोली, ओह मेरी माँ नाराज़ हो गई। अच्छा सॉरी मामा, मैं समझी, मैं अकेली हूँ। मायरा शाह से बोली, जिस पर मारिया बेगम हंसने लगी और फिर दोनों हंसने लगी। यार जो मिल जाएगी तो तुम्हारी जान भी मुझसे छूट जाएगी। क्या जान जान लगा रखा है यार, मैं अपने दोस्त के लिए इतना नहीं कर सकता। असद ने जोहान को देखते हुए कहा, पर कब से तुम्हारे साथ हूँ, तुम पे भी इतना बोझ नहीं बनना चाहता। क्यों, तुम मुझसे बंगला थोड़ी मांग रहे हो और तुम ज़िद्दी बहुत हो। एक तो घर भी नहीं है, ऊपर से नखरे। असद इसको देखकर बोला, जिस पे वो मुस्कुराया। असद जोहान का स्कूल लाइफ का दोस्त था। ये दोनों यूनिवर्सिटी तक साथ थे। अच्छा आज एक जगह इंटरव्यू है, देखता हूँ क्या होता है, दुआ करना जॉब मिल जाए। जोहान उड़ते हुए बोला, मेरी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ है। असद जोहान को यकीन दिलाते बोला, ठीक है यार, शाम को मिलते हैं। ठीक है असद कहते गाड़ी में बैठते चला गया। आज इस महीने का एडवांस भी देना है, वरना वो खड़ूस देर ही ना करेगा निकालने में, और मेरे पास घर भी नहीं है। जोहान बड़बड़ाते हुए आगे चल दिया।
ज़ुहान ऑफिस पहुंचा इंटरव्यू के लिए। आधा घंटे के इंतज़ार के बाद इसका नंबर आया। वो ऑफिस की तरफ बढ़ गया। आई एम कमिंग सर, ज़ुहान दरवाज़ा नॉक करते हुए बोला। कमिंग, अंदर से आवाज़ आई। वो अंदर दाखिल हुआ। अंदर एक 40-45 साल का आदमी बॉस की सीट पर बैठा था, मगर लगता अभी 20-25 साल का था। अस्सलाम वालेकुम, ज़ुहान ने सलाम किया। वालेकुम सलाम। मुकाबिल बैठे शख्स ने भी खुश दिली से जवाब दिया, बैठो। हसन साहब ने सामने पड़ी चेयर की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ तो मिस्टर ज़ुहान हमदानी, आप ये जॉब करना चाहते हैं? जी। ज़ुहान हसन को देखते हुए कहा, क्यों, जॉब क्यों करते हैं? ज़ुहान हैरान हुआ इसके सवाल पर। मतलब भाई या बाप नहीं कि तुम जॉब कर रहे हो? हसन साहब ने हैरानी से कहा, नहीं। ज़ुहान हसन की आंखों में देखते हुए कहा, ओके, क्या कर सकते हो हमारी कंपनी के लिए? सर, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मायूस ना करूँ। अपनी मेहनत से आपको इम्प्रेस करूँगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी उम्मीद पर पूरा उतरने के लिए। ज़ुहान मुस्कुराकर बोला, हाँ, मगर अभी तो आपकी उम्र भी लगभग 19-20 साल है। हसन ने इसे देखते हुए कहा, मुझे नहीं लगता तुम कुछ कर सकते हो। जितनी उम्र जितनी हो, हिम्मत मेहनत से काम होना चाहिए। ज़ुहान एक जज्बे के आलम में कहा। इस बात पे हसन साहब को अपना बेटा याद आया। वो भी ऐसे ही था। हसन साहब की आंखें नम हो गई। सर, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? ज़ुहान हसन की आंखों में नमी देखते हुए कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। इतने में ज़ुहान की मोबाइल की घंटी बजी। ज़ुहान माजरत करते साथ फ़ोन कहाँ से लगाया? आप आज शाम तक अपना सामान लेके जाओ, मुझे नहीं चाहिए ऐसे कस्टमर। आगे से गुस्से से बोला गया, मैं आपको दे दूँगा पैसा इस हफ्ते के अंदर, प्लीज़ आप समझने की कोशिश करो। हेलो हेलो, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। ज़ुहान के चेहरे पर परेशानी साफ ज़ाहिर थी। क्या हुआ बेटा? हसन साहब ने प्यार से पूछा। कुछ नहीं सर, वो दो टोक लहजे में बोला। ज़ुहान अपनी मजबूरियाँ किसी को नहीं बताना चाहता था। बेटा, मुझे तुम अपने बाप जैसा समझो। बाप? सर, मैं किसी को बस बाप समझना ही नहीं चाहता। ज़ुहान सर्द लहजे से गोया हुआ, सॉरी सर। बाद में इसने माजरत की अपने लहजे के लिए। खैर, मुझे दोस्त तो समझ सकते हो ना? हसन नरम लहजे में बोला। ज़ुहान की आंखों में नमी तैर गई। बेटा, क्या हुआ? खैरियत तो है ना? हाँ, वो मेरे मालिक मकान ने मुझे निकाल दिया है। मेरे पास इस महीने के पैसे नहीं थे, इसलिए। ज़ुहान अपने आंसू को बेदर्दी से पूछते हुए कहा, ओके, मैं आपको जॉब दे दूंगा, मगर एक शर्त पर। शर्त? कौन सी शर्त? ज़ुहान सवाली नज़रों से इससे देखते हुए बोला, शर्त ये कि तुम मेरे साथ चलोगे। हसन कुर्सी से टेक लगा के बोला, कहाँ? ज़ुहान बोला, मेरे घर। और कहाँ? हसन साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं कैसे आपके साथ चल सकता हूँ? ज़ुहान नफ़ी करते हुए कहा, सोच लो। हसन साहब ने इसी अंदाज से कहा। ज़ुहान सोच में पड़ गया, अगर ये जॉब ना मिली तो मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे पास तो घर भी नहीं है और ना ही खाने के लिए पैसे। ज़ुहान कुछ वक़्त के बाद हसन को देखा, ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, मगर आपके लिए, और प्लीज़ ये बात किसी को बताना मत। और कब जॉब ज्वाइन करूँ? ज़ुहान ने रिक्वेस्ट की और जॉब के बारे में पूछने लगा। ओके डन, आप आज ही ज्वाइन कर लो। क्या? ज़ुहान खुश होके कहा और उठ खड़ा हो गया। जी। हसन भी उठ के बोला, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, यू आर वेलकम। हसन साहब ने कहा। इसने रिसीवर उठाकर मैनेजर को बुलाया। जी साहब। मैनेजर अंदर आके बोला, इसको इसका ऑफिस दिखा दो। हसन साहब ने ज़ुहान की तरफ इशारा करते हुए कहा, ओके सर। मैनेजर कहते हुए ज़ुहान को साथ लेकर चला गया। ज़ुहान अपने काम में मसरूफ़ था, तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। ज़ुहान ने सर उठाकर देखा, सर, आप कोई काम था तो मुझे बुला लेते। नहीं, काम नहीं था, अब ऑफिस का टाइम ख़त्म हो गया है, चलो घर चलते हैं, टाइम ख़त्म। ज़ुहान ने जब घड़ी की तरफ देखा तो शाम के 7:30 बज रहे थे। ज़ुहान ने सामान समेट कर हसन के पीछे चल पड़ा। पार्किंग में पहुंचते तो सामने चमकती वाइट करोला कार खड़ी थी। हसन ने ड्राइविंग सीट संभाली। दूसरी तरफ ज़ुहान बैठकर गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ रवाना हो गए। पहले तुम कहाँ रहते थे? जी, मैं पहले कराची था, अब यहाँ आए हो? फिर खामोशी छा गई गाड़ी में। ज़ुहान विंडो से बाहर देख रहा था। घर पहुंचे तो हॉर्न दिया, गार्ड ने गेट खोला और गाड़ी अंदर आई। दोनों अंदर आए तो मारिया बेगम सामने इंतज़ार में खड़ी थी। आगे आप, मगर जब ज़ुहान को देखा तो हैरान हो गई। ये कौन है? बेटा, तुम कौन हो? मारिया बेगम प्यार से बोली। वो, मैं सर के ऑफिस में जॉब करता हूँ। ज़ुहान के आगे के लफ्ज़ मुंह में ही रह गए जब हसन साहब ने हाथ के इशारे से रोका और मारिया बेगम को खुद सब बता दिया और कहने लगा, ये हमारे साथ ही रहेगा। अब हसन साहब बोल के आगे चले गए थे। आओ बेटा, अंदर आओ बेटा, इस घर को अपना ही घर समझो। ज़ुहान इस घर को देख रहा था। बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? मारिया बेगम बोली, ज़ुहान मुस्कुरा के बोला। वो मारिया आगे थी और ज़ुहान पीछे पीछे। कितना प्यारा नाम है बेटा। तुझे पता है, मेरा भी एक बेटा था। 4 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में वो हमसे बिछड़ गया, नहीं तो वो भी अब तुम्हारी उम्र का होता।
मारिया बेगम की आंखें नम होगी। आंटी मैं भी आपका बेटा हूं ना, आप मुझे अपना बेटा समझो। जोहान मारिया बेगम को देखते हुए बोला। मारिया बेगम मुस्कुराकर सर हाँ में हिलाया। अब आप रोना मत, आपने मुझे बेटा बुलाया है और बेटा माँ को रोते नहीं देख सकता। जोहान भी मुस्कुराया। अच्छा नहीं रोती, खाना लगा रही हूँ, आ जाना। और ये रहा तेरा कमरा। मारिया बेगम कमरे की तरफ इशारा करते हुए बोली। थैंक्स आंटी, आप चलो मैं फ्रेश होके आया। ठीक है बेटा, मारिया बेगम कहते चली गई और जोहान फ्रेश होने चला गया। सब खाने की टेबल पे मौजूद थे। ये लड़की कहाँ रह गई? आप लोग किसका इंतजार कर रहे हो? जोहान सबको इंतजार करते देखकर बोला। मायरा बेटी के लिए। हसन साहब बोले। इतने में मायरा भी आ गई। कहाँ थी इतनी देर? वो अम्मी, आगे के अल्फाज इसके मुंह में रह गए। ये कौन है? मायरा मायरा हैरत से बोली। ओ मैं भी ना, इससे मिलो, ये है जोहान और जोहान ये है मेरी बेटी मायरा। अब ये हमारे साथ रहेगा। हमारे साथ? हेलो मिस, जोहान बोला। मैं किसी अनजान से बात नहीं करती, वो बेरुखी से बोली। जोहान शर्मिंदा होने लगा और खाने की तरफ मतवज्जो हुआ। ये कौन सा तरीका है बात करने का? मारिया बेगम की बोली। अम्मी खाना ठंडा हो रहा है। मारिया की बात नज़रअंदाज करते हुए बोली। हसन सिर्फ देखता रह गया। जोहान जैसे तैसे एक प्लेट बिरयानी खा के उठा और जाने लगा। बेटा खाना तो सही से खाओ, हसन साहब ने कहा। नहीं सर भूख नहीं है, ये कहते चला गया। हसन और मारिया बेगम इसे जाता देख रहे थे। मामा आप लोग फिक्र मत करो, कहीं से खा के आया होगा। मायरा लापरवाही से बोली। मारिया बेगम अब बेबसी से देखती रहेगी। वो अपने कमरे में आके दरवाज़ा अंदर से लॉक करके अपनी माँ की तस्वीर अपने पर्स से निकाल कर चूमने लगा। माँ मुझे आप लोगों ने किस दुनिया में भेज दिया है? देखो ना आपके बेटे का क्या हाल हो गया है। क्या मैं इतना बुरा था? आपकी तरबियत इतनी कमज़ोर थी कि किसी के कहने पे आप सब ने मुझे बेदखल कर दिया? क्या आपको अपने बेटे से ज़्यादा वो इज़्ज़त थी? मुझे नहीं पता था कि आप सब मुझे पे इस तरह की बेतबारी करोगे। वो कहकर अपनी तस्वीर को पर्स में रखकर सोने के लिए लेट गया। सुबह नाश्ते के वक्त सब नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर थे। मारिया बेगम ने जब जोहान को देखा और कहने लगी। बेटा रात नींद नहीं आई क्या? नहीं आंटी ऐसी बात नहीं है। जोहान चूटी मुस्कुरा चेहरे पर सजा के बोला। नींद कैसे नहीं आएगी गरीब को ऐसे नरम बिस्तर पर? मायरा जोहान को गुस्से से देखते हुए बड़बड़ाई। सर मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, ये कहते जोहान चला गया। बेटी कुछ तो ख्याल करो, हसन साहब ने हाथ साफ करते हुए इसे देखकर बोला। अबू आप भी किन किन गरीब को घर लाते हैं? वो मेरा एम्प्लॉय है और क्या तुम्हें मेरे फैसले से खुशी नहीं? नहीं अबू ऐसी बात नहीं है। तो इससे रूडली बात क्यों कर रही हो? मायरा कुछ भी नाम बोली थी। हसन ही कहते निकल गया। चलो अम्मी आज चलो शॉपिंग पर चलते हैं। कितने दिन हो गए हैं शॉपिंग नहीं की। ठीक है थोड़ा काम है निपटा लूँ। ठीक है मैं भी तैयार होके आई। दिन थे कि पर लगा के उड़े जा रहे थे तेज़ी के साथ। वक़्त की सुइयां तेज़ी से चक्कर लगा रही थी और इधर रोज़ जोहान को मायरा की बेरुखी का सामना करना पड़ता था। आज भी वो जब वो ऑफिस जा रहा था तो इससे सुना के फिर बाहर जाने दिया था। शाम को जब दोनों वापस आए तो हसन अपने कमरे में चला गया और जोहान किचन से पानी पी के कमरे की तरफ जाने लगता है। जब मायरा सामने आती है। क्या कर रहे हो? चोरी कर रहे थे। मायरा ने इसे देखते हुए बोली। क्या मैं तुमको चोर दिखता हूँ? पानी पीने आया था और अगर चोरी ही करता तो जॉब के लिए धक्के ना खाने पड़ते। लिसन मिस्टर जोहान ये हमारे घर में ये हमारा घर तुम्हारे बाप का नहीं जो मन मर्जी कर रहे हो। मायरा खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए बोली। जोहान सिर्फ इसकी तरफ देखा मगर कुछ बोला नहीं। अब दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से, मायरा चलाते हुए बोली। जोहान तेज़ी से अपने रूम में चला जाता है। तुम्हें तो इस घर से निकाल के रहूंगी। मायरा बड़बड़ाते अपने कमरे में चली गई। जोहान की आंखें रात के पहर खुली और पानी पीने की गर्ज से किचन की तरफ गया और फ्रिज से पानी की बोतल जग में उड़ेलने लगा। जब जाने लगा तो सामने से तेजी से आती मायरा जोहान से टकरा गई। इन गुस्से से जोहान को देखा। क्या नींद में चलने की आदत है या चोरी तो नहीं? ओ मिस मुझे चोरी करने का कोई शौक़ नहीं और प्लीज़ अपने ये इल्ज़ाम बहुत है। वैसे लड़कियों को बहुत शौक़ है ना इल्ज़ाम मारने का। जोहान के कहने पर मायरा को तो जैसे ही आग लग गई। पता नहीं किस मिट्टी के बने हो, दूसरों के घरों में रहते हो, शर्म तो नहीं आती? पता नहीं माँ ने कैसी तरबियत की है। बस मुझे जो चाहो कह सकती हो मगर मेरी माँ को बीच में मत लाओ। बाकी रही बात घर की तो मैं कल यहाँ से चला जाऊँगा। घर क्या है? इस घर में कोई सोना तो नहीं लगा हुआ ना जो मैं चोरी करके ले जाऊंगा। मुझे कोई शौक़ नहीं इस घर में रहने का। सर ने ज़बरदस्ती यहाँ लाए थे। तुम्हारा घर तुमको मुबारक। जोहान गुस्से से कहता चला गया। मायरा इसे जाती देखती रहेगी। पता नहीं क्या समझता है खुद को। मायरा खुद कलामी करती किचन में चली
गई। कुछ देर बाद जब कमरे में जाने लगी तब इसके कानों में जुहान की आवाज़ पड़ी, शायद कुछ बोल रहा था। जब मायरा कमरे के करीब आके खड़ी हुई तो शर्दा रहेगी, क्यों क्या तुमने ऐसा मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी? तूने क्या मिला तुझे? मेरी माँ, मेरी ज़िंदगी से प्यारी बहन, मेरे दोस्त जैसे अब्बू को मुझसे दूर करके अरे इतनी नफ़रत क्यों की तूने? मैं तो मोहब्बत करता था तुमसे। हाँ, शायद सब लड़कियाँ ऐसी होती हैं, इनको मोहब्बत की ज़बान समझ नहीं आती और सारी लड़कियाँ धोखेबाज होती हैं। माँ, मैं वादा करता हूँ कि आज से किसी पे भी भरोसा नहीं करूँगा। हाँ, इसको बहुत गुरूर है दौलत पर। हंज़ा आसिफ, मैं भी तुमको ये दौलत पैसा बनाकर दिखाऊंगा, मगर इससे क्या गिला? मेरे माँ बाप ने ही मुझे मार दिया। ज़ुहान खुद कलामी कर रहा था। ये सब सुनकर मायरा को गुस्सा जा की तरह बैठ गया। वो तो हैरान ही रहेगी कि इसके अल्फाज सुन के वो अपने कमरे में जाके डोर लॉक करके बेड पर बैठ गई। ये मैंने क्या कर दिया? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। वो इतनी किसी से नफ़रत कर सकता है, मगर मुझे डर क्यों लग रहा है? मगर ऐसा क्या हुआ जो इसने औरत ज़ात को ही बेवफ़ा करार दे दिया और मुझे ही कह रहा था कि मैं गुरूर करती हूँ? क्या वो मुझसे भी नफ़रत करता है? शायद हाँ, इसी कशमकश में से पता नहीं चला वो कब सो गई। सुबह इसकी आँख सुबह इसकी आँख मारिया बेगम के बोलने पर खुली। वो इसे बुला रही थी, फ्रेश होके नीचे नाश्ते की टेबल पर आ जाओ, तो इसे ज़ुहान वाली कुर्सी खाली दिखाई दी। इधर उधर देखने लगी पर ज़ुहान नज़र नहीं आया। क्या हुआ बेटा, क्या ढूंढ रही हो? मारिया बेगम के पूछने पर मायरा चुंक गई। कुछ नहीं। कुछ देर खाने बाद जहन में चलने वाले सवाल को ज़ुबान पर ले आई। वो ज़ुहान नज़र नहीं आ रहा, उठा नहीं क्या? ऐसे लगा शायद इसे देर से नींद आने की वजह से ना उठा हो। हाँ, मैंने भी नहीं देखा। मारिया बेगम भी हसन साहब को देखते हुए बोली। वो आज सुबह चला गया। कहाँ? मारिया बेगम परेशानी से बोली। होटल। और कहाँ? घर है ही नहीं इसका जो वहाँ जाए। और बेटी, आपका मिशन कंप्लीट हुआ, बस आगे नहीं लेके आऊँगा। मुझे मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुमसे, हसन दुख से कहता चला गया था। और मारिया बेगम मायरा को सवाली नज़रों से देखती रहेगी। क्या हुआ? क्या किया तुमने जो आज तुम्हारे अब्बू तुम पे अफसोस हो रहा है? मारिया बेगम ने मायरा से पूछा। जो सर झुकाए बैठी थी वो अम्मी। और मायरा अपनी माँ के गले से लग गई और सारी हकीकत बता दी, अपने रवैये और कल रात वाली बात। और मायरा तो अपनी बेटी को हैरत से देख रही थी। मायरा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मायरा बेगम अलग होते अफसोस से कहा, मैंने तो तेरी ऐसी परवरिश नहीं की। पता है ज़ुहान नहीं आ रहा था, पर हसन ने इसे फोर्स किया था। इसको तो जॉब की ज़रूरत थी और इसके पास तो घर भी नहीं था, इसलिए इसे यहाँ लेके आया था। इसने जॉब के लिए शर्त रखी थी कि वो इसके साथ इसके घर चले। चलो शाम को जाके तुम इससे माफ़ी मांगोगी। ठीक है अम्मी। सर ने आपको बुलाया है। जब ज़ुहान काम कर रहा तो मैनेजर ने आया और कहने लगा, अच्छा तुम चलो, मैं आता हूँ। वो लैपटॉप बंद करके हसन साहब की ऑफिस की तरफ चल पड़ा। मैं अंदर आ जाऊँ? ज़ुहान डोर नॉक करता हुआ बोला। कमीन अंदर से आवाज़ आई। ज़ुहान अंदर दाखिल हुआ। सर आपने बुलाया? ज़ुहान हसन को देखते हुए बोला। हाँ बैठो। हसन साहब चेयर की तरफ इशारा करते हुए बोले। जी ज़ुहान बेटा, अपनी बेटी की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। ये कह रहे हैं सर आप मुझे, ये कहकर सर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैंने बुरा नहीं माना, प्लीज़ सर। अच्छा ठीक है, कल शाम को घर पार्टी है, चलो आओ, हमें शॉपिंग करनी है और पार्टी की जिम्मेदारी तुम पर है। हसन साहब ये कहते हुए बाहर निकल के बगैर ज़ुहान की सुने। वो दोनों गाड़ी में बैठकर बाजार की तरफ निकल गए। वो वहाँ पहुँचे। ज़ुहान और हसन शॉपिंग करनी शुरू की। 3-4 सूट ज़ुहान को भी लेकर दिए। ज़ुहान मना करता रहा, मगर इसकी एक ना सुनी। सारी शॉपिंग करके घर के लिए रवाना हो गए। ज़ुहान को फ्लैट पर छोड़ के वो अपने घर की तरफ चला गया। अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे, वो कहते। ज़ुहान अपने रूम में आकर सोफे पर बैठ के मोबाइल निकाल कर असद को कॉल की। तीसरी बेल पर कॉल उठा लेगी। हाँ यार, कहाँ था इतने दिनों बाद कॉल कर रहे हो? कॉल उठाते ही शुरू हो गया, बस जॉब मिल गई तो दोस्त को ही भूल गया। क्या इतनी बिजी था? हाँ यार बस बिजी था। अच्छा और बता कैसे हो? दोनों देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। और असद सुन, कल सर के घर में पार्टी है यार, आ जाना, थोड़ी मदद करना, मैं अकेला मैनेज नहीं कर पाऊंगा। ओके यार, फिर कल मिलते हैं। ये कहते कॉल कट की और फ्रेश होके अपनी माँ की तस्वीर को चूम के लेट गया। सुबह ज़ुहान की आंख मोबाइल की आवाज़ पे खुली। मोबाइल उठा के देखा, बॉस नाम जगमगा रहा था। यस करके कान से लगाया। हेलो। ज़ुहान की नींद भरी आवाज़ हसन के कान से टकराई। कहाँ हो? अभी तक सो रहे हो क्या? सर बस अभी 1 घंटे में आया। अच्छा ठीक है। फ़ोन रखकर फ्रेश होकर बाहर आया और कल वाले कपड़ों से ब्लैक कलर की जीन्स और ब्लैक शर्ट और वाइट जैकेट निकाल कर पहन ली। वो कपड़े इस पर बहुत जच रहे थे और बालों को जड़ से सेट की हसन के घर के लिए रवाना हो गया। कुछ देर के बाद
मैं इस हवेली में था और सारी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा था। अरे आप क्या कर रहे हो, जाओ इधर लाइटिंग देखो कौन लगा रहा है। रजब तुम इधर आओ। जी साहब इधर देखो, इस मेज़ पर अभी तक पोश क्यों नहीं चढ़ाया, जल्दी करो। और तुम इधर फूल रख दो। वो सबको ही समझा रहा था। और लड़के जल्दी से वहाँ के टेबल कुर्सियाँ सेट करवाओ। हाँ आया। जोहान को असद ने बुलाया तो उसने हाँ कहकर वहाँ जाने लगा। मायरा मोबाइल यूज़ करते तेज़ी से आते किसी मजबूत वजूह से टकराई। ओह, मायरा माथे को रगड़ते हुए ही शुरू हो जाती। अंधे हो क्या, देख के नहीं चल सकते? आह कितनी लग गई है साइड पे खड़े। मगर जब इसने इंसान को देखती तो पलकें चिपकाना ही भूल गई थी। सॉरी मैम, वो मैं जल्दी में था इसलिए। जोहान कहता आगे चला गया था। मायरा जब होश में आई तो जोहान फिर काम में मसरूफ़ हो चुका था, जो मुलाजमों को काम समझा रहा था। और मायरा बस ऐसे ही देख रही थी। जोहान इससे ज़्यादा तरह इग्नोर कर रहा था, मगर वो इससे ही देखे जा रही थी। जोहान ने जब मायरा को देखा तो जो इससे ही देख रही थी। मिस मायरा कुछ चाहिए या फिर कोई काम था? मायरा इसको अपनी तरफ मतवज्जो देखा तो चूंकि हाँ जोहान, वो मुझे तुमसे एक बात करनी है। मायरा ने जल्दी बोली हाँ कहो, मैं सुन रहा हूँ। जोहान मायरा को देखते हुए कहा यहाँ नहीं, साइड पे कहीं चलो, रूम में चलते हैं। मायरा कहती अंदर की तरफ गई। ऐसी क्या बात है जो यहाँ नहीं हो सकती? कहीं फिर से तो नहीं सुनाएगी नहीं? जोहान ने सोचा। मायरा भी आगे गई और जोहान इसके पीछे। हाँ अब बोलो। जोहान ने बोला सॉरी जोहान, मैंने तुम्हें हर्ट किया, सॉरी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलत किया। बोला तुमको मुझे माफ़ कर दो, आगे ऐसा नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ। वो बस मुझे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ गया था, ख़ासकर तुम्हारे सामने। वो अम्मी अबू जो तुम्हारी तारीफ़ की इसलिए। सॉरी ना प्लीज़। मायरा इल्तिजाई लहजे में बोली। जोहान पे हैरतों के पहाड़ टूटे थे। वो मुंह खोले से देखे जा रहा था। हेलो, कहाँ खो गए? मायरा ने इसके आगे हाथ हिलाया। ये कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? जोहान ने तंज किया। आई एम सॉरी प्लीज़, इट इज़ ओके। जोहान हैरानी से मायरा को देख रहा था। थैंक यू सो मच जोहान, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? मायरा हाथ आगे करते हुए बोली। जोहान का तो हैरत से मुंह खुले का खुला रह गया। जोहान भी हाथ आगे बढ़ाकर मायरा का हाथ थाम लिया। एक बात बोलूं? मायरा जोहान को देखते हुए बोली। हाँ बोलो। आप बहुत अच्छे, और एक रिक्वेस्ट करूंगी, मानोगे? हाँ बोलो। तो आप ऐसा करो कि कल से हमारे घर शिफ्ट हो जाओ। क्या? मगर मैं कैसे? कैसे जैसे पहले आए थे? वो तो बॉस लेके आया था। ओके देखूंगा। ये कहते वो बाहर चला गया था और इसके पीछे मायरा। सब मेहमान आ गए थे। हसन साहब जोहान को सबसे मिलवा रहे थे। इनसे मिलो, ये हमारे बिजनेस पार्टनर जवाद साहब। हेलो सर। जोहान कहते हाथ में डालने के लिए हाथ आगे किया और जवाद साहब खुश दिली से हाथ थाम लिया था। हाँ जवाद बड़ा मेहनती बच्चा है, बहुत मेहनत की है और बातों में मसरूफ़ होकर जब असल जोहान का दोस्त माइक हाथ में लिए कहा हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज आप सबका वेलकम करते हैं इस पार्टी में। इस पार्टी को और खूबसूरत बनाने के लिए हम आपको बहुत अच्छे आवाज़ वाले सिंगर से मिलाते हैं जो इस पार्टी के मेज़बान यानी हसन साहब के एम्प्लॉय भी हैं। सब इसकी तरफ देख रहे थे। हसन खुद भी हैरान खड़ा था कि आखिर वो है कौन, और वो है जोहान हमदानी। जोहान ये सुन के चूक गया। जोहान पहले असद फिर सब ही हम आवाज़ बोलने लगे। तुझे तो मैं बाद में देख लूँगा, गधे कहीं की, क्या ज़रूरत थी बोलने की? जोहान असद को कहते स्टेज पर आया। हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, तो एक मेरा फेवरेट सॉन्ग मैं सुनाना पसंद करूँगा। और फिर गाना शुरू हो गया। हाल में तालियां सीटियां गूंज रही थी। सबको इसकी आवाज़ को एंजॉय कर रहा था। वहीं पर मायरा तो खो सी गई थी। क्या दर्द था इसकी आवाज़ में, क्या फीलिंग के साथ गा रहा था। ये रूह भी मेरी, ये जिस्म भी मेरा, इतना नहीं जितना हुआ तेरा। शुक्रिया। जवान कहते स्टेज से उतर गया। फिर रास्ता किसी ने शायरी तो किसी ने लेक्चर पर। जोहान की बात सबसे अलग थी। फिर पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। वाह वाह की आवाज़ गूंज उठी थी। हसन साहब ये सिर्फ मेहनती नहीं सिंगर भी है। जवाद ने हसन का कंधा थपथपाते हुए हंसकर बोला। वो कितने नसीब वाले होंगे जिनका बेटा है। इनका सर तो फ़ख्र से ऊंचा होगा ना। हसन साहब ने कहा। वाह बरखुरदार, तूने तो कमाल कर दिया, हम सब के दिल जीत के। जवाद जोहान के कंधे पर हाथ रखकर कहता है शुक्रिया सर आपका मुझे ना चीज़ को इतना प्यार देने के लिए। और फिर इधर उधर की बातें करने लगते हैं। पार्टी शाम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुंची और सारे मेहमान इधर उधर अपने घरों को चले गए थे। सारी सीटिंग करके हाल को पुरानी हालत में लाए। रात की सही सारे जहां को अपने लपेट में ले रही थी। सर मैं भी चलता हूँ, जोहान जाने के लिए बता के मुड़ने लगा तो मारिया बेगम ने इसे पुकारा। बेटा आज यहीं रुक जा। मारिया बेगम ने उम्मीद भरी नज़रों से देखा। नहीं आंटी मैं कैसे? जोहान ने टालना चाहा। अपनी माँ समझते हो तो बात मान जाओ ना। मारिया ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। इतना कह रही हैं आंटी तो रुक जाता हूँ। रुक जा। इतना कह रही आंटी तो रुक जा। असद ने भी मारिया बेगम की साइड ली। ठीक है। जोहान ने हथियार डालते हुए कहा। ये हुई ना बात, रात बहुत हो गई है, मैं चलता हूँ। असद कहते हुए
बाहर की तरफ चल दिए। बेटा तुम भी जाके आराम करो, थक गए होगे। जी आंटी, जोहान कह कर कमरे की तरफ जाने लगा कि मायरा इसकी तरफ आई। वाह रोमियो, क्या बात है तुम्हारा, मानना पड़ेगा तुझे क्या गाया है, इतना अच्छा गाते हो, कभी तो हमें भी सुनाया करो। मायरा इसकी तारीफ की और ज़रूर आप कहो और मैं ना मानूं। जोहान मुस्कुराकर बोला, ठीक है, मैं थक गया हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ, क्या मैंने तुम्हें रोका। मायरा ने इससे घूरा। जोहान सिर्फ मुस्कुराया, फिर सब अपने कमरों में चले गए आराम की गर्ज से। सुबह सब खाने की टेबल पर मौजूद खाने में मसरूफ़ थे। खाना खा के सब अपनी रोज़ की रूटीन के मुताबिक कामों में मसरूफ़ हो गए। वक्त गुजरता गया, सब ऐसे ही चलता गया। दिन हफ्तों में हफ्ते, महीनों में महीने, सालों बदलते गए। 2 साल बाद जोहान अब हसन साहब के घर रह रहा था। इससे यहाँ आए 2 साल हो गए थे। जोहान और हसन साहब ने एक और बिजनेस खड़ा किया था। एक को हसन साहब तो दूसरे को जोहान मैनेज कर रहा था। इन 2 सालों में जोहान और मायरा की दोस्ती की जगह मोहब्बत ने ले ली थी। मायरा को जोहान से मोहब्बत होने लगी थी, मगर जोहान सिर्फ मायरा को दोस्त समझता था, मानता था। सिर्फ इससे भी होगी थी मोहब्बत मायरा से। इन 2 सालों में जोहान पुरसकून था, मगर खुश नहीं। वो जोहान जो हमेशा हंसाने वाला लड़का आज बिल्कुल संजीदा हो गया था। वो शरारती लड़का जो हमेशा अपनी फैमिली को तंग करने के सिवा इसे नींद ना आती थी, आज जिम्मेदार बन गया था। वो पुराना जोहान कहीं से भी नहीं लगता था। हाँ, सच में वो बदल गया था, मगर इसकी आजमाइश तो अब शुरू होनी थी। आज मायरा और जोहान दोनों मार्केट आए थे। मायरा की शॉपिंग हो ही नहीं रही थी। काफ़ी देर बाद वो बाहर आए, चलो रेस्टोरेंट में लंच करते हैं, बहुत भूख भी लगी है, वैसे अभी बहुत काम है। जोहान मोबाइल में देखता हुआ बोला, ठीक है, मुझे भी भूख लगी है। मायरा शॉपर गाड़ी में रखे और दोनों चल पड़े। जोहान अभी भी मोबाइल पे कुछ टाइप कर रहा था, आगे बिना देखे चल रहा था। जब किसी से बुरी तरह टकराए हुए सॉरी जोहान बिना देखे बोले, मोबाइल उठाने लगा जो टक्कर की वजह से गिर गया था, मगर सामने खड़े शख्स गुस्से से लाल पीला हुआ इसे देखने लगा। वो शख्स खूनख्वार नज़रों से देख रहा था। जोहान अभी भी मोबाइल देखने में मगन था। जब मायरा ने इस शख्स को गुस्से में देखा तो बोली, जो इसको गुस्से से घूरे जा रहा था, सॉरी तो कह दिया ना, इसमें इतना भड़कने की क्या बात है। मायरा के बोलने पर जोहान ने चूंक कर मायरा को देखा, फिर नज़रें फेर कर इसकी तरफ देखा तो शर्जर हो गया। ये कौन लड़की है? वो शख्स दबे गुस्से से बोला, कोई भी हो मिस्टर उमैर, तुम्हें कोई हक नहीं है मुझसे पूछने का, और मेरे साथ जो भी हो इसे अपने काम से काम रखो। मेरी ज़िंदगी मेरी मर्ज़ी, मैं जिसके साथ भी हूँ या मेरे साथ कोई भी हो, अपना रास्ता लो और निकलो। जोहान भी गुस्से से मगर हल्की आवाज़ में कहकर मायरा का हाथ पकड़कर आगे चला गया, जबकि उमैर इसे जाता देख रहा था। तुझे तो मैं देख लूँगा, अब बस देखता जा, होता क्या है, उमैर गुस्से से कहता चल दिया। कौन था वो और इतना रोब क्यों झाड़ रहा था? मायरा ने आईब्रो चाकर तफ्तीशी अंदाज से पूछने लगी। छोड़ो इससे क्या खाओगी? जोहान बोला, पहले बताओ तो कौन था और वो, और तुम इससे कैसे जानते हो? मायरा ने फिर से पूछा, ये क्या जिद लगा रखी है, बताओ क्या खाओगी, जो भी ऑर्डर करो, बहुत भूख लगी। मायरा जोहान को देखकर बोली। जोहान ने एक वेटर को बुला के ऑर्डर दे दिया। ये इतनी लड़कियां तुम्हें क्यों देख रही हैं? मायरा मुंह बनाए रौब से बोली। हाँ। जोहान मोबाइल से नज़र उठाकर इसे देखा, फिर नज़रें दौड़ाई। अच्छा, जारी सो रही हो? जोहान मुस्कुरा के बोला। जोहान, तुझे पता है जब मैं यूनिवर्सिटी में थी ना तो बहुत लड़के मुझ पे मरते थे। मायरा एक अदा से बोली। जोहान तो हैरान रह गया, ये किस ट्रैक्शन पर चल पड़ी है? फिर हैरत को छुपाते हुए बोला, अच्छा, इतनी भी चुड़ैल नहीं हो, जितने लड़के मरते थे क्या मेकअप नहीं करती थी इस वक्त? जोहान हंसी दबाते संजीदगी से बोला। क्या? मायरा मुंह खोलकर हैरत से जोहान को देखने लगी। मैं तुम्हें चुड़ैल लगती हूँ? नहीं, मैंने कब कहा? जोहान सारी दुनिया जहाँ की मासूमी चेहरे पर लाते बोला, मेरा मतलब है कि मायरा ये बोल के चुप होगी। तेरा क्या मतलब? जोहान मायरा को देखते कहा, मेरा मतलब है कि सब मुझे पसंद करते थे कि लड़कों ने तो प्रपोज भी किया। अच्छा। जोहान अच्छा को लंबा करते हुए बोला, और तुम किसे भी पसंद नहीं करती हूँ? एक शख्स को। मायरा जोहान को तकते हुए बोली, अच्छा कौन है? कभी मुझसे भी मिलवाना। बाय द वे नाम क्या है इसका? जोहान मायरा को देखते हुए बोला। मायरा मुस्कुराई। ठीक है, नाम नहीं, डायरेक्ट मिलवाऊंगी। ठीक है। जिस तरह मायरा ने मुस्कुराकर कहा था तो जोहान के चेहरे पे मायूसी छा गई थी, जिसको मायरा ने अच्छी तरह महसूस किया था। फिर दोनों खाना खा के इधर उधर की बातों के बाद घर के लिए निकल गए। मायरा अपने रूम में बैठी जोहान के बारे में सोच रही थी। जोहान, मैं तुमको कैसे बताऊं, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। क्या तुम भी करते हो? लग तो ऐसे ही रहा है, इसी तरह तुम्हारा चेहरा। ओह। मायरा चौंकी और सामने देखा, मारिया बेगम खड़ी मुस्कुरा रही थी। मोम, आप कब आई? अभी आई हूँ। अच्छा, बता कब हुआ ये सब? मारिया ने इसको देखते हुए कहा। क्या कब हुआ मोम? कुछ भी तो नहीं। मायरा ने आंखें झुका के बोली। अब बोलो भी, अभी क्या बड़बड़ा रही थी? मैं तो नहीं बोलती हूँ या मारिया ने आंखें दिखाई। पता नहीं कब से। हाँ, इस दिन जब जोहा ने गाना गाया था, इसी दिन से मुझे अच्छा लगने लगा था। अच्छा नहीं, प्यार
वो दोनों दोस्तों की तरह थी, एक दूसरे से पसंद बातें भी बेझिझक शेयर करती थी। मॉम, याद है आपको वो शाम? मायरा माजी की बातें बताने लगी। 2 साल पहले मायरा जब किसी काम से मार्केट गई थी, वापसी पे से थोड़ी देर हो गई जब एक जगह पर गाड़ी रोकी। अब इससे क्या हुआ है? वो बाहर निकलकर गाड़ी देखने लगी तो अगला टायर पंचर था। शिट यार, इसे भी अभी पंचर होना था। मायरा मायरा गुस्से से टायर को देख किक मारते हुए कहा। वो एक सुनसान सड़क थी और रात का अंधेरा आस्ता आस्ता छाने लगा था। मायरा जब मोबाइल निकालकर ड्राइवर को कॉल करने लगी थी, तभी सामने से कुछ गुंडे इसकी तरफ आने लगे थे। वो 4 आदमी थे। मायरा के तो चक्के ही छूट गए। मायरा का पूरा जिस्म कांपने लगा। एक आदमी उसकी तरफ आके कहने लगा, हेलो ब्यूटीफुल, अकेली हो? हम भी अकेले हैं। हम हम भी अकेले हैं, चलो ये तन्हाई दूर करते हैं। कि लड़का लोफर अंदाज में मुस्कुराकर बोला, चलो कोई पार्टी करते हैं हम सब, चलो साथ चलो चलते हैं। और मायरा की कलाई पकड़ी और इससे ले जाने लगा। छोड़ो मुझे बदतमीज़ इंसान, मायरा चीख कर बोली। चटाह क्या बोली, चुप करके चलो। इसकी तो सांसें ही रुकने लगी थी और मायरा रोने लगी। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, छोड़ो मुझे, कोई है, प्लीज़ हेल्प मी, छोड़ो मुझे, खुदा का वास्ता तुम्हें, खुदा का कोई खौफ करो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मगर हम तो ऐसे ही हैं ना। और वो लड़का ऐसे घसीटते ले जाने लगा जिसका मुंह पान से भरा हुआ था। मायरा को नफरत हो रही थी इसी से। अचानक से इस गुंडे के चेहरे पर इतने ज़ोर से मुक्का लगा जो वो कुछ देर वहीं रुक गया और दूसरे पंच पे होश से बेगाना होकर ज़मीन पर गिर गया। जब मायरा ने सामने जुहान को देखा, जिसकी गुस्से की वजह से आंखें सुर्ख हो गई थी, मायरा भागकर जुहान के पीछे छुप गई। और तुम कौन हो? हीरो बनने की कोशिश मत करो, निकलो यहाँ से। तुम लोगों ने इसे हाथ भी कैसे लगाया? हाँ हाँ भी बताते हैं कैसे लगाया। वो हंसे और तीनों लड़के जुहान की तरफ आगे पीछे आने लगे। एक आदमी ने आकर जुहान को मारने की कोशिश की, जो कि जुहान ने इससे बच के इस लड़के के एक हाथ को घुमाकर इसके जोर से कंधे वाली कोनी मारी। वो कोनी इतनी जोरदार थी कि वो लड़का वहीं ढेर हो गया। वेरी बैड, तुमको तो फाइट भी नहीं आती। बाकी 2 आदमी, एक ने जुहान को पीछे से पकड़कर इससे काबू में करने लगा और आगे वाला इधर उधर देखने लगा जैसे कोई चीज़ ढूंढ रहा हो। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए जुहान रोज़ ज़ोर से पीछे अपने आप को धक्का दिया, जिसकी वजह से दोनों गिर गए और इस आदमी की गिरफ्त खुल गई। जुहान बिजली की रफ्तार से उठा और इस पे मुक्के बरसाने लगा और वो नडाल हो गया और फिर उठने की हिम्मत नहीं हो रही। भागने में ही अपनी भलाई समझी। जुहान ने आखिरी किक से लगाई, जिसके बाद वो बेहोश हो गया। तुम ठीक हो? जुहान इसकी तरफ आए। जी। मायरा अभी भी डरी सहमी खड़ी थी। चलो आओ। जुहान मायरा का हाथ पकड़े गाड़ी में बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट संभाली। तुमको क्या ज़रूरत थी अकेली गाड़ी चलाने की? और ड्राइवर हैं तो अकेले आना लाजमी था, जुहान सख्त लहजे में बोला, जिससे मायरा रोने लगी। अब क्या हुआ है? जुहान गाड़ी साइड पर रोकर बोला। बोलो भी, आप मुझे डांट रहे हैं? मायरा रोते हुए बोली। उफ, ये लड़कियां भी ना। ये बात सुनकर मायरा और तेज़ रोने लगी। अब क्या हुआ है? आप डांट क्यों रहे हो? यार अच्छा नहीं डांटता, आप चुप करो। जुहान इसके आंसू साफ करके बोला। काफ़ी देर खामोशी के बाद मायरा बोली, ये फ़ाइट तुमने कहाँ से सीखी है? मायरा ने नॉर्मल लहजे में बोली। 1 मिनट। तो जुहान सदमे में चला गया। पहले चुप नहीं हो रही थी, अब इतना नॉर्मल कैसे होगी? ये मैं ट्रेनिंग लेता हूँ क्या? वाकई? हाँ बिल्कुल, जुहान बोला और वो घर के आगे गाड़ी को रोका। कुछ देर में गार्ड्स ने दरवाज़ा खोला। और आगे आपको पता है? हाँ हाँ, तुम भी ना रो रही थी इसकी बात पे? मारिया हंसते हुए बोली, जिस पे मायरा ने मुंह बनाया। ये फिर खुद ही सही होके बोला, माँ फाइट हीरो जैसी की थी। बहुत हिम्मत वाला है मेरा बच्चा, मारिया ने कहा। हाँ तभी तो आपकी बेटी ने पसंद किया है क्या? जुहान को इसकी खबर है? नहीं, मैंने बताया ही नहीं। क्या तुमने नहीं बताया क्या वो किसी को पसंद करता है? पता नहीं, कल जुहान से पूछना। अगर वो किसी को ना पसंद करता हो पसंद तो तुम्हें प्रपोज कर देना। ये कहते हैं मारिया बेगम उठी। मगर मॉम मैं कैसे? मतलब वो इनकार कर दे तो? मायरा ने खदशा जाहिर किया। क्यों इनकार करेगा? क्या कमी है तुझ में? अगर फिर भी कुछ हुआ तो मैं बात करूंगी। ओके ओके, गुड नाइट मॉम। गुड नाइट, मारिया बेगम कहते कमरे से चली गई और मायरा जुहान के बारे में सोचते नींद की वादियों में उतर गई। सुबह सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। नाश्ते के बाद हजरत साहब अकेले ऑफिस के लिए निकल गए। जुहान नहीं गया था और वो तीनों टीवी लॉन्च में आके बातें करने लगी। बेटा आज ऑफिस नहीं जाना? मारिया बेगम जुहान को देखते हुए बोली। नहीं मॉम, आज किसी काम से जाना है क्या? मायरा ने तफ्तीशी नज़रों से झट से बोली, एक दोस्त से ज़रूरी काम है। क्यों, कोई काम है क्या? नहीं, ऐसे ही पूछ रही थी। बेटा एक बात पूछो, अगर बुरा ना मानो तो? मारिया बेगम इसे देखते हुए बोली, जी मॉम, मैं क्यों बुरा मानूंगा? जुहान दोनों को देखते हुए बोला, बेटा तुम्हारी फैमिली कहाँ रहती है? तुम्हारे माँ बाप का नाम क्या? कितने लोग हैं तुम्हारी फैमिली में? मारिया बेगम ने सवालों का ढेर लगा दिया। मॉम रिलैक्स, बताता हूँ, सांस तो लो।
जुहान मुस्कुरा कर बोला, मेरी फैमिली में हम 4 लोग हैं, मामा पापा और छोटी बहन है और वो कराची रहते हैं। अब तुम अपने माँ बाप के साथ क्यों नहीं रहते? मायरा ने आग पर तेल झड़कने वाला काम किया था। इस बात पे जुहान के चेहरे के रंग उड़ गई थी। हाँ जुहान बेटा बोलो, क्योंकि मेरे माँ बाप को मेरी ज़रूरत नहीं, मैं मरूँ या जियूँ, इन लोगों ने मुझसे ताल्लुक़ ही तोड़ दिए। जुहान रोने वाला हो गया और उसकी आंखें भर आईं। ऐसी भी क्या बात होगी जो तुमसे ताल्लुक़ ही तोड़ दिया? अब वो दोनों जुहान को देखने लगी। जब मायरा बोली, सब पता चल जाएगा, आप सबको बस सही टाइम आने आने दें। ये कहकर जुहान चला गया। वो दोनों जुहान को हैरत से देखती रही जब तक जुहान आंखों से ओझल नहीं हुआ। पता नहीं क्या हुआ है, छोड़ो। माँ तुम्हारी यानी मेरी कोई खाला ना है? मायरा बोली। अब वो दोनों अपनी ही बातों में मसरूफ़ हो गए। मारिया अपनी बहन के बारे में बताना शुरू किया। मायरा तुझे पता है मेरी एक बहन है, जब से इसकी शादी हुई थी तो फिर बस 2-3 दफ़ा मिले थे, फिर मैं कभी नहीं मिली इसे। पता नहीं फिर कहाँ शिफ्ट हो गए थे। सादिया कभी भी मेरे बगैर नहीं रहती थी, बस पता नहीं कैसे ये दूरियां आ गई। मारिया बेगम की आंखों में नमी चमकी। मामा इंशाल्लाह एक दिन खाला ज़रूर मिलेगी, मायरा यकीन से बोली। इंशाल्लाह, मारिया ने भी कहा। कौन से वक़्त केस की कौन से वक़्त किसकी दुआ कबूल हो जाए कैसे पता? शायद ये वक़्त भी कबूलियत का था, तभी इनकी दुआ भी शायद कबूल हो गई थी। मगर सब इस दिन और आगे वाले तूफ़ान से बेखबर थे, और ये तूफ़ान एक इंसान को बहा कर ले जाएगा। कल ना मुझे उमैर मिला था, और हिम्मत तो देखो इसकी, मुझसे मायरा के बारे में पूछ रहा था। है कौन है? मुझे बर्बाद करके भी इसे चैन नहीं मिला। गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर पब्लिक के बीच तमाशा नहीं करना चाहता था। बस मुझे फ़िक्र हूर की है, पता नहीं कैसी होगी। इस मवाली और थर्ड क्लास गुंडे को तो देख लूँगा। जुहान ने परेशानी और गुस्से सोचा, छोड़ यार इसे। ये बता, आजकल मायरा तेरे साथ रहने लगी है? असद ने बात को टालते हुए पूछा। अच्छा एक बात बोलो, तुम आज अपने घर जाके सबको मनाओ। असद पुरसोच अंदाज में जुहान को देखते बोला। जुहान सोचने लगा, फिर बोला, ठीक है कोशिश करूँगा, मगर वो मानेंगे? यार कोशिश करने से क्या होता है? और ये बता जी। जुहान असद की तरफ देखने लगा, कहीं प्यार तो नहीं हो गया इसको तुमसे? असद शरारत से बोला। किसको? जुहान सवाल नज़रों से देखते हुए बोला, वो मायरा को। असद मसनूई डरते हुए बोला। जुहान असद को घुरी से नवाजा और बोला, तुझे कोई तकलीफ़ नहीं? वैसे तकलीफ़ तो नहीं मुझे नहीं, पर मुझसे इसकी कोई सहेली सेट करवा दो ना। असद मासूम शक्ल बनाते हुए कहा, मैं कोई सेट करवाने वाला तुझे लगता हूँ? जुहान असद को घूरते हुए बोला, वैसे भी तो मायरा से प्यार तो नहीं करता। असद बोला, लगता है मैं इससे प्यार करता हूँ, पर तुझको कोई मसला? जुहान असद की कमर पर मुक्का मारते हुए कहा, है मेरी कमर? असद कमर पे हाथ रख के चलाए, तुम्हारा हाथ है यहाँ हथौड़ी इतना भारी है? असद उठते हुए बोला, और तुझे पता है मेरी माँ मेरे लिए ना वो नाजिया पसंद की है, अच्छा मेकअप की दुकान, जो हर वक्त फैशन और ढेर सारा मेकअप मुँह पर लगा के घूमती है। हाँ, असद मासूम शक्ल बनाते हुए बोला, अच्छा कोई बात नहीं है, माँ को मना कर दे। खैर मना तो मैं कर चुका हूँ। अच्छा। जुहान हंसने लगा और असद को इसके हंसना अच्छा नहीं लगा, तभी गुस्से में बोला, हंस ले, एक दिन तू भी रोएगा और मैं भी नहीं हंस पाऊंगा। जुहान इस बात पे चुप हो गया। शायद इसको लग रहा था ये दुआ दिल से की गई है। ये कहते असद चला गया और जुहान सोच में डूब गया। कुछ देर बाद सोचों को झटक कर चला गया। असद भी चला गया अपनी गाड़ी में, इस बात से बेखबर कि ये दुआ इसकी सच में कबूल हो चुकी है और इस वक्त सच में जुहान रोएगा। वो सब टीवी लॉन्च में बैठे बातें कर रहे थे। बेटा आज बहुत खुश नज़र आ रहे हो। मारिया बेगम ने कहा। हाँ भाई, क्या बात है, कोई लॉटरी निकल आई है क्या? हसन साहब ने भी हिस्सा लिया। हाँ बस समझो कि लॉटरी से भी ज़्यादा। बस आज एक काम करने जा रहा हूँ, मुश्किल भी है पर मुझे यकीन है इस बार हो जाएगा। जुहान मुस्कुराते बोला, कैसा काम? हसन साहब हैरान होते हुए बोले, भला ऐसा क्या काम जो मुझे पता नहीं? हसन ने दिल में सोचा, इसका कोई खदशा हुआ, बस पता चल जाएगा आप सबको। तब तक मायरा आगे सब बातें करने लगी। मायरा बार बार जुहान को देखे जा रही थी। इतनी देर में दरवाजे की घंटी बजी। मायरा उठ के बाहर दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा तो एक अनजान आदमी था। जी आपको क्या चाहिए? ज़रा बॉस जुहान को बुलाइए। जी। मायरा हैरत से देखती जुहान को बुलाने के लिए चली गई। फिर सब वहीं आगे सब इसे देख रहे थे। ये कौन है? कौन हो तुम? हसन ने कहा, मुझे बॉस जुहान से बात करनी है। वो आदमी बोला, मुझसे? मगर मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। हाँ बॉस, आप तो नहीं पहचानोगे, पर सर मैं काम छोड़ रहा हूँ, आप पैसे देते ही नहीं हो। वो आदमी बड़ी सफाई से झूठ बोलता जा रहा था। आप हैं कौन और यहाँ क्यों आए हैं? हसन साहब को अब गुस्सा आने लगा था। सब हैरान इस अजनबी को देख रहे थे जो आलतू फालतू बोले जा रहा था। ये तो आपको
ये बताएगा कि मैं कौन हूँ। इस आदमी ने जुहान की तरफ इशारा किया। मुझे क्या पता तुम कौन हो? जुहान हैरत से बोला, बॉस इतना बोले मत बनो, आपने ही बुलवाया था और आपको पैसे बोले थे, आपने नहीं दिए तो मैंने सोचा सबको बता दूं आपकी असलियत और काम भी छोड़ दूं। क्या बकवास कर रहे हो? कौन सा काम, कौन से पैसे? जुहान इसका गिरबान पकड़ लिया। छोड़ो मुझे। इस आदमी ने गिरबान छुड़वाया, ये आप लोगों को पता है। इसने इस लड़की को उठाने के लिए बोला था। इसने मायरा की तरफ इशारा किया। बकवास बंद करो। कौन हो तुम और किसने भेजा है तुम्हें? जुहान गुस्से से कहता है। इसका फिर से गिरबान पकड़ा। मैं क्यों उठवाऊंगा इसे और तुम इल्ज़ाम लगाना बंद करो। बॉस आप तो लड़कियों को एक्सपोर्ट करते हो ना। अब आप वहाँ खड़े सब लोगों पे तो 100 वोट का झटका लगा था। क्या ये ऐसा कर सकता है? हसन ने सोचा। मायरा तो बुद्ध बनी खड़ी थी। जुहान तो खुद हैरान रह गया था इतने बड़े इल्ज़ाम पर। बकवास बंद करो और चले जाओ यहाँ से, नहीं तो पुलिस को फ़ोन करूँगा। जुहान चला के बोला। इसको तो समझ नहीं आ रहा था कितना बड़ा इल्ज़ाम। हसन साहब आप बेयकीनी से जुहान को देख रहे थे और वो दोनों भी। ज़रूर पुलिस को ज़रूर बुलाइएगा, हसन ने गुस्से से इसे देखते कहा। और जुहान शॉक्ड हो गया। जुहान की गिरफ्त भी ढीली हो गई थी इसके गिरबान से। इस बात पे इस आदमी के चेहरे पर एक फातियाना मुस्कुराहट आ गई और गिरबान सही करता वो चला गया पीछे कैमरा ढाक के। और जुहान साहब की आंखों में अपने लिए बेयकीनी देखकर बुलखड़ा गया। इसको एक बार फिर अपना आप उजड़ता दिख रहा था। नहीं अबू, मैं ऐसा क्यों करूँगा और ये सब झूठ है, मैं तो जानता भी। चटाक और एक हसन साहब ने ज़ोरदार थप्पड़ मारा था और जुहान गाल पे हाथ रखे से देखे जा रहा था। बस बहुत हो गया तेरा ड्रामा। हसन साहब ने गुस्से से धड़ा। नहीं अबू, मैं सच कह रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करता। चटाक हसन साहब ने एक और जनाटेदार थप्पड़ जुहान को लगाया। बंद करो बकवास, तुम इतने गिरे हो, मैंने कभी सोच भी नहीं सकता था। नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ माँ, तुमको तो यकीन। जुहान के बाकी के अल्फाज मुंह में रह गए जब जुहान को एक और थप्पड़ मारिया बेगम ने मारा। नहीं हूँ मैं तुम्हारी माँ, नहीं हूँ, गलती की थी तुम पे यकीन करके, तुमको घर में रख के गलती की, तुमको सर पे उठाया बेटा कहा, मगर हवस वालों को हवस ही दिखता है, पैसा ही दिखता है, प्यार इज्जत नहीं। बहुत बड़ी गलती की मारिया बेगम चीख कर कह रही थी। और तुम तो इतने गिरे हुए निकलोगे मैंने सोचा भी नहीं था। ये कहकर वो ये क्या कह रही हो मारिया? तुम तो यकीन करो, मैंने कभी तुम्हारे साथ कुछ किया या तुम पे गलत नज़र उठाई है? तुम तो यकीन करो मैं ऐसा नहीं हूँ। ये सब साजिश इल्ज़ाम लगाया गया है मुझ पे, मुझे बर्बाद करने के लिए। मैंने कभी भी तेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। बस अब बचा ही क्या है करने को? अगर ये आदमी ना बताता तुम मुझे बेच चुके होते। मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि तुम दौलत के लिए इतना गिर जाओगे, जो लड़कियों की इज्जत के साथ खेलोगे। तुम जैसे घटिया इंसान से मैं प्यार कर बैठी, मगर अब मुझे तुमसे नफरत हो रही है, घिन आ रही है। अब अगर तुम मर भी गए तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। तुम्हारी भी माँ है, बहन है, अगर इनके साथ तो कोई ऐसा करे तो। मारिया बेगम जुहान का गिरबान पकड़कर नफरत से कहने लगी। जुहान बेयकीनी से देख रहा था। मतलब वो क्या दुनिया के ताने इल्ज़ाम और नफरत झेलने के लिए पैदा हुआ था? क्या इसे हक नहीं था खुश रहने का? आज इसकी दुनिया लुट गई थी और वो रो रहा था, पर सबको इसका रोना भी ड्रामा लग रहा था। आज जुहान अकेला हो गया था। आज इन सब की आंखों में नफरत देख रहा था अपने लिए। नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं किया, प्लीज़ मेरा यकीन करो। अब जुहान रो कर कह रहा था, इनके सामने गिड़गिड़ा रहा था, मगर कोई नहीं था यकीन करने वाला, सुनने वाला। आज इसको अपने ही माँ बाप से नफरत हो रही थी, बेहद नफरत, खासकर मायरा और हिंजा से। हसन पुलिस को फ़ोन करो, इसको अंदर करा के ऐसी सज़ा दिलवाओ कि इसकी रूह भी कांप उठे। आवाज़ जब तक ये मर ना जाए इसे कैद ही रखा जाए, मारिया ने नफरत से कहा। हसन साहब पुलिस को फ़ोन किया। 10 मिनट में पुलिस आ गई थी। क्या किसी को मुझ पे यकीन नहीं करते? यकीन है तुम जैसे बगैरत इंसान का, जाओ और कभी अपनी शक्ल ना दिखाना। मारिया बेगम नफरत से कहते मुंह फेर लिया जो जुहान को तकलीफ़ दे रहा था। ठीक है आगे से नहीं दिखाऊंगा अपना मुंह। जुहान ये कहते हुए चुप हो गए। इसको अदालत में मत ले के जाना, इसको जेल में बंद रखकर इतना टॉर्चर करो कि ये वहीं मर जाए। पर सर हम ऊपर क्या जवाब देंगे, वो सब मैं संभालूंगा। ओके सर। जब पुलिस जुहान को लेकर जाने लगी तभी जुहान बोला, अगर मैं बच भी गया और बेकसूर साबित हुआ तो मुझसे कोई माफ़ी की उम्मीद मत रखना। मुझे आज अपने माँ बाप के साथ तुम तीनों से भी नफरत हो रही है। मैं आप लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगा और आप लोग धोखेबाज हो। मुझे इस्तेमाल किया, अपने बिजनेस बनाने में प्यार का नाटक रचाया। जुहान चीख कर कह रहा था। फिर जुहान को पुलिस लेगी। बस बेटा बस भी करो, ऐसे जानवरों के लिए क्यों रो रही हो? अब बस रोना बंद करो और जाके पैकिंग करो। कल हम दुबई जा रहे हैं, मेरा कुछ काम है ऑफिस का, इसलिए साथ ले जा रहा हूँ। तुम दोनों यहाँ अकेले नहीं रह सकते ना? ठीक है अब्बू। मायरा आंसू साफ करती चली गई। जुहान को किस जेल सेंटर में पुलिस ले गई
ये किसी को नहीं पता था सिवाय हसन के। बॉस काम हो गया है। जुहान शबीर हमदानी जेल जा चुका है। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। ओके तुम जा सकते हो। हाँ, वो जुहान को किस जेल में ले गए हैं? उमैर ने सिगर लबों से हटाते हुए कहा, सर पता नहीं, वो शहर के पुलिस स्टेशन में नहीं लेके गई, पता नहीं किस जेल में ले गए हैं। फिर तुम क्या कर रहे थे? उमैर ने दांत पीसते हुए कहा, हैदर इसका पता कराओ। ठीक है सर, अब तुम जा सकते हो। हैदर वहाँ से चला गया। कहा था ना जुहान, मुझसे पंगा मत लो, और तूने मुझे थप्पड़ मार दिया, अब भुगतो, मैं तेरा जीना हराम कर दूंगा। फिर इस कमरे में कहका गूंजा, क्या मरना चाहते हो? क्या अब बता भी दो, कहाँ हैं तुम्हारे साथी? इंस्पेक्टर ने कहा, जिसको मार मार के थक चुका था। जुहान की ब्लू शर्ट अब सुर्ख हो चुकी थी खून से, मगर वो एक ही रटल लगाए बैठा था, मेरा कोई साथी नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूँ। तुम्हारी तो इडियट, तुम्हें तो मैं देखता हूँ। थोड़ी देर बाद इस टॉर्चर सेल में जुहान की दर्दनाक चीखें गूंजी, सर बस कीजिए, नहीं तो ये मर जाएगा। वो इंस्पेक्टर इसका मुंह दबोचता बोला। इसके मुंह से खून बह रहा था, जिससे इसके हाथ भी सुर्ख हो चुके थे। अब तुम शायद शाहिद के हत्थे चढ़ोगे, जो किसी मुजरिम को नहीं छोड़ता। तुम्हें मैं तड़पा तड़पा कर सच बुलवा लूँगा, अगर नहीं बोला फिर देखना मौत ही नसीब होगी। मैं तो मर चुका हूँ सर, मुझे अपनों की बेतबारी ने मारा है, अब मुझे मरने का खौफ नहीं है, बचा भी क्या है जीने के। बस यहीं पे जुहान चुप हो गए। इंस्पेक्टर शाहिद जो हैरत से इसकी बातें सुन रहा था, चुप होने पे इसकी तरफ देखा तो वो बेहोश हो चुका था। छी मिस्टर जुहान, तुम गलत जगह फंस चुके हो। अब मैं तुम्हारी वो हालत करूँगा जो बस जो बस देखी ना जाए। इसको ले कर चलो। सुबह होते ही हसन साहब की फैमिली दुबई के लिए रवाना होगी। वक्त को चलना था, सो वो गुजरता गया। वक्त बुरा हो या अच्छा, वो किसी का इंतजार नहीं करता। हसन साहब को दुबई आए 1 महीना हो गया था। हाँ, इंस्पेक्टर साहब, इस लड़के ने कुछ बताया अपने साथियों के बारे में? हसन साहब फ़ोन पे इंस्पेक्टर शाहिद साहब से पूछ रहे थे। नहीं साहब, हमने इसको 3rd डिग्री टॉर्चर दिया, तभी बस एक लफ्ज़ कहता है, मैं ऐसा नहीं हूँ। बस कल ही इसको अदालत में पेश करना है। अब क्या हालत है इसकी? बस हसन बैठने की भी हिम्मत नहीं है इसमें, मगर बड़े जिगर वाला है। इसने अपने साथियों का नाम नहीं बताया। ये ठीक है, मैं फ़ोन रखता हूँ, कल बात करूँगा। ठीक है, ये कहते हसन साहब ने फ़ोन रख दिया और काम में मसरूफ़ हो गए। अगले दिन हसन साहब, मारिया बेगम और मायरा सब डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। उसने कुछ बताया अपने साथियों के बारे में? मारिया बेगम ने पूछा। नहीं, आज इसकी अदालत में पेशी है, आज इसे सज़ा मिल जाएगी। हसन साहब ने गिलास में पानी उड़ेलते बोला था और इसके हाथ रुक गए थे खाना खाते हुए। मायरा के दिल को कुछ हुआ था, इसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वो फिर से खाने में मसरूफ़ हो गए। खाना खाने से जैसे ही फ़ारिग हुए, हसन साहब का फ़ोन बजने लगा। हसन ने फ़ोन कहाँ से लगाया? हाँ इंस्पेक्टर साहब, आगे से कुछ कहा गया क्या? हसन साहब चेयर से उठ खड़ा हो गए। हसन साहब के उठने पर वो दोनों भी खड़ी हो गई। हसन साहब जब फ़ारिग हुआ तो मारिया ने पूछा, क्या हुआ हसन? मारिया भी परेशान से पूछने लगी, वो जो गाड़ी जुहान को अदालत ले जा रही थी, इसके टायर फटने से गाड़ी कंट्रोल से बाहर होगी और खाई में जा गिरे। गाड़ी में आग लगी और ये कहना है कि ये किसी ने करवाया है, इस गाड़ी पर हमला हुआ है। क्या मायरा चलाई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बुआ मजाक कर रहे हैं ना। मायरा को यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्यों मजाक करेगा। तुमको इतनी क्यों फ़िक्र हो रही है? मारिया बेगम गुस्से में बोली। मायरा रोते हुए दौड़कर अपने कमरे में चली गई और वो दोनों इसे अफसोस से देखने लगे। हसन साहब और मारिया बेगम जब बाहर लॉन में बैठे चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे, तभी दरवाजे की घंटी बजी। मायरा, देखो कौन है। जी अम्मी, मायरा कहते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। मायरा ने जब दरवाज़ा खोला तो हैरान रह गई, आगे 3 लोग खड़े थे। आप कौन है? हसन ने उठते हुए पूछा, और जब देखा तो हैरत और खुशी के मिले जुले तासरात में खड़े देख रहा था। अरे अंदर आने दोगे? शबीर साहब बोले। हाँ हाँ, क्यों नहीं, और दोनों गले मिले। इसके बाद सादिया को सर पे हाथ रखा। आइए बहन। जब मारिया ने देखा तो देखती रह गई। सादिया, वो दोनों खुशी से गले मिले। मारिया से मिलकर फिर हूर को गले लगाया। फिर मारिया बिन से मिली। मारिया बेगम हूर को मुखातिब किया, बेटा क्या नाम है? हूर है मेरा नाम। इसे अपना नाम बताया। वाह, बड़ा प्यारा नाम है, क्या करती हो? मारिया ने पूछा। यूनिवर्सिटी में MBBS 2nd सेमेस्टर चल रहा है। अच्छा, डॉक्टर बनेगी मेरी कज़न? हाँ, भैया की ख्वाहिश थी, वो कहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, नहीं तो मेरा कोई शौक़ नहीं था, पर अब इसकी ख्वाहिश पूरी करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। भाई तुम्हारा कहाँ है? नहीं आया, अभी आएगा। इससे पहले कि हूर कुछ कहती है, मारिया बेगम ने इनको बुलाया। हूर, मारिया आ जाओ, बाहर ही रहोगी, और वो दोनों अंदर चलेगी। फिर हसन साहब ने अपने दोस्त से बात करने में मगन, और मारिया अपनी बहन से, और मायरा हूर से हो गई। ऐसे ही बातें करते वक्त कैसे गुजरा पता नहीं चला। हसन, अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो मैं कुछ दिन आपके घर रह सकता हूँ। शबीर साहब झिझकते हुए बोले, अरे इसमें पूछने की क्या बात है, आपका घर है, जितने दिन रहो, बल्कि हमें खुशी तो होगी। हसन खुशी दिली से बोला, शुक्रिया हसन, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे इसमें एहसान की क्या बात है,
वो चारों कमरे में बैठे बातें कर रही थी जब मारिया ने सादी से पूछा, सादी आपका बेटा नहीं आया, वो कहीं बाहर गया हुआ है क्या? सादी जो इनसे मुस्कुराकर बातें कर रही थी ठटकी और खामोश होगी, इसके चेहरे पर मुस्कुराहट गायब होगी और फिर सादिया बेगम बताने लगी। इनकी आंखों में नमी तैर गई। फिर बोली, वो होता तो आता ना, मेरे बेटे जैसा बदनसीब किसी का बेटा ना हो। और फिर फूट फूट कर रो दी और हूर की भी आंखें भर आई। माँ, अब रोने से कुछ नहीं हो सकता, हम इसे तलाश कर लेंगे और इंशाल्लाह मिल जाएगा। भाई, ऐसा क्या हुआ? आपका बेटा कहाँ है? क्यों नहीं आया? क्या नाराज़ है आपसे? और इसका नाम क्या है? ज़ुहान। सादिया ने बताया। इस बात पे जहाँ मारिया गुस्से में आई वहीं मायरा हैरान हुई और जो आगे बताया वो हैरान रह गई। बॉस, वो ज़ुहान को जिस गाड़ी में ले जाया जा रहा था, इस गाड़ी का टायर ब्लास्ट हो गया और गाड़ी खाई में जा गिरी और आग लगने की वजह से गाड़ी ब्लास्ट हो गई और ड्राइवर की लाश मिल गई, पर ज़ुहान और पुलिस इंस्पेक्टर की लाश अभी तक नहीं मिली। जांच पड़ताल जारी है। हैदर परेशान हुआ और सब बताता चला गया। हाँ हाँ, उमैर से जो भी पंगा लेगा इसका यही अंजाम होगा। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? हमें खुश होना चाहिए। अब ज़ुहान नहीं बच सकता, इस खाई में जो भी गिरता है वो चाहकर भी नहीं बच सकता। और इन लोगों को पेमेंट कर दो, इन लोगों ने अच्छा काम किया है। अब हूर को मुझसे कोई नहीं बचा सकता, देखता हूँ हूर को कौन बचाने आता है। पर बॉस, वो तो आपकी कज़न है ना? हैदर ने डरते कहा। हाँ, पर इन लोगों ने हूर का रिश्ता मुझे देने से इनकार कर दिया। उमैर हमदानी को ठुकराया। इसने हिम्मत कैसी हुई रिश्ते से इनकार करने की? अब मैं इसका वो हश्र करूँगा जो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। बॉस, पर वो घर छोड़कर चले गए हैं ना? हैदर सर नीचे किए बोला, हाँ, मगर कितने दिन छुपेंगे सर? मुझे खौफ है कि वो बच गया तो वह मैं तुम्हारा, अगर वो बच भी गया ना तो फिर इसको ऐसी मौत मारूंगा जो रूह कांप जाएगी इसकी। और तुमने मुंह खोला तो समझ रहा है ना, तुम्हारी फैमिली को जानता हूँ। मैंने इसे तनबीह की। नहीं सर, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, प्लीज़ मेरी फैमिली को कुछ मत करना। हैदर को अब खौफ होने लगा था इससे। जो अपने सगे कज़न को मरवा सकता है तो वो मुझे कैसे बख्शेगा? और उमैर एक शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई। ज़ुहान हमदानी नाम है इसका। इस बात पे मारिया को गुस्सा आया और मायरा हैरान रह गई। अब कहाँ है वो और घर क्यों छोड़कर गया है? मारिया मुश्किल से गुस्से को जब्त करते बोली, इस पे इल्ज़ाम लगाया गया था। सादिया अपने आंसू साफ करते बोली, इल्ज़ाम? मारिया हैरान हुई और मायरा की तरफ देखा। हाँ, उमैर के कहने पर इसका कज़न जो गलत कामों में है और इसने बदला लिया है मेरे बच्चे से। सादिया ने कहा, अच्छा खाला छोड़ो इसे, हम इसकी तलाश करेंगे। मायरा को इस दिन वाला सीन याद है जब वो शख्स मार्केट में टकराया था ज़ुहान से, तभी वो बात को टालने लगी। सादिया और हूर उठ के अपने कमरे की तरफ चल पड़े थे। मरे हुए को कैसे तलाश करोगे? मारिया बेगम गुस्से से बोली, और मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरी सादिया का बेटा ऐसा निकलेगा। मुझे तो लगता है इसने इल्ज़ाम नहीं लगवाया था, इसने ज़रूर ऐसा किया होगा। मारिया ने जहरखुंद लहजे में बोली, मॉम, हो सकता है हमें कोई गलतफहमी हुई हो। वो शख्स जो इस दिन आया था वो पुलिस को भी बता सकता था। यहाँ ज़ुहान को जेल में लेके गए थे तो कोई साथी इसकी बेल के लिए भी आ सकता था, मगर इसका तो अता पता भी नहीं था। और ज़ुहान को जितना मारा गया था तो वो इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वो अपने साथियों के नाम बता सकता था, पर नहीं, अगर होता तो बताता ना। अरे लड़की, तुम इनको जानती नहीं हो, इनकी ट्रेनिंग होती है और ये इनके प्लान का हिस्सा होता है कि कोई भी पकड़ा गया तो अपना मुंह नहीं खोलेगा, चाहे इसको मार दिया जाए। आज वो पाकिस्तान की सरजमीन इन सब ने कदम रखा था। वो सब घर के लिए रवाना हुए। घर पहुंचे हूर और मारिया बातें करते अंदर जा रही थी कि अचानक मारिया रुकी। मैं अगर बच भी गया तो आप सबको माफ़ नहीं करूँगा। मारिया के कानों में ज़ुहान की चीखें गूंजी। क्या हुआ मारिया? हूर पीछे मुड़ के से हैरत से देने लगी, क्योंकि कुछ नहीं। वो सब अंदर आए। वो सोफे पर बैठे सब बातें कर रहे थे, मगर मायरा तो इसकी बातों को गौर करने लगी। मैं नफरत करता हूँ आप सब से। आप सब धोखेबाजों इस्तेमाल किए हैं अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए। आप सबको मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। इसके दिमाग पर बस ज़ुहान की चीखें गूंज रही थी। ठीक है, मुझे काम से जाना है, आप सब बैठ कर बातें करो। हसन साहब उठ खड़े हुए। हसन, मेरे जॉब का कुछ करना, मैं ऐसे ही नहीं बैठ सकता। शबीर साहब ने इसकी तरफ देखकर बोला, शबीर एक बात को, मेरे 2 बिज़नेस हैं, मैं एक को संभाल रहा हूं, पर दोनों मुझसे हैंडल नहीं होते, इसलिए मैं चाहता हूं अब वो तुम देखो। ठीक है, जैसा तुम चाहो। अब मैं चलता हूं। अरे तुम सब बंदे हो क्या? तुमसे एक लड़की नहीं ढूंढी जा रही? किसके लिए पैसा देता हूँ हाँ, कि तुम बस एक गली देख के लौट आया करो। हाँ, ये सब नहीं चलेगा। मेरे गुस्से से चला रहा था। बॉस, हमने बहुत पूछा वहाँ के लोगों से, पर इन्हें सब ने कहा कि कह रहे थे कि वो अपनी बहन की तरफ गई है, पर ये किसने नहीं बताया कि इसकी बहन है कौन और इसका घर कहाँ है। हाँ, मैं हैरान हुआ, इसकी कोई बहन भी है क्या? बकवास कर रहे हो, इसकी कोई बहन नहीं है, इसका बस एक भाई है और इसका मैं बेटा हूँ। इडियट सर, हम शबीर के नहीं, इसकी बीवी के बारे में बात कर रहे हैं। अरे वाह, वो इसकी कोई बहन नहीं थी। पता सही लगाओ,
ये करो, लोग तुमको पागल बना रहे हैं और तुम सब बनते जा रहे हो। और इसकी 2 खबर, इसकी लाश मिली नहीं बॉस, वो अभी तक नहीं मिला। इसको इतना टॉर्चर किया गया, इतना मारा गया था कि वो इस खाई से शायद ही बच पाएगा, हैदर ने इसको बताया। अच्छा ठीक है, अब जाओ जल्दी से काम पे लग जाओ। जी बॉस, वो कहते कमरे से चला गया। कहाँ जा सकते हैं ताई की बहन, इसकी तो कोई बहन ही नहीं थी जब तक मुझे पता है। अगर इसकी बहन है तो कहाँ है? अब उमर हैदर की बातों पर गौर करने लगा था और परेशान भी। मगर है तो इस दुनिया में कहीं भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। क्या हुआ, पता चला? नहीं सर, अभी तक तलाश जारी, इतने दिन से तुम सबको एक लाश तक नहीं मिल रही। इसने गुस्से से कहा। सर वो एक नहीं 2 हैं, एक ASP सिकंदर और दूसरा मुजरिम जोहान है। जल्दी करो सर, खाई बहुत गहरी है, हमारी टीम कोशिश में लगी है। ओके, जब लाशें मिल जाएं तो तलाश करना। वो शख्स कहते अपनी गाड़ी में बैठता चला गया और एक लड़का जो छुपकर इनकी बातें सुन रहा था फ़ोन निकालकर किसी को फ़ोन मिलाए। जी साहब, एक आदमी आया था इस लड़के के बारे में जानने, लाशें मिली हैं। आगे से बोला गया। नहीं सर, अच्छा जैसे ही कोई खबर मिले मुझे बता देना। ओके साहब। वो लड़का फ़ोन रख के फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गया और सब पे नज़र रखने लगा। तो आप बच गए मिस्टर, ये एक अल्लाह का मौज़ा है, वरना इस खाई से कोई नहीं बच पाता। डॉक्टर इसको कहते बाहर चला गया। वो बस इसको देख रहा था। वहाँ पे खड़ा दूसरा शख्स इसके करीब आया, बोला कैसा फील कर रहे हो आप? अब सही हो? नहीं नहीं, आप सही नहीं हैं, आपको टाइम लगेगा रिकवर होने में, समझे। वो इसके पास आके बैठा। मेरा नाम शाजिल जवाद है। अच्छा, इसने सिर्फ इतना कहा। अच्छा का क्या मतलब? मैंने बचाया है तुझे, तुम्हारी पुलिस तो कुछ भी नहीं कर रही थी। और वो दूसरा आदमी जो अफसोस वो मर गया। क्या? मगर कैसे? बस सर, इसके अपनों ने इसका यकीन ना किया तो इसको जी के भी क्या करना था। अच्छा, अब वो कहाँ है? इसने कहा। सर आपको पता है कितने दिन हुए हैं? हाँ 2 दिन हुए होंगे सर आज इस हादसे को पूरे 8 महीने हो चुके हैं और तुम कोमे में जा चुके थे और अभी आधे घंटे पहले ही तुम होश में आए हो क्या? हाँ सर। शाजिल ने इसकी तस्दीक के लिए दोबारा बोला। अब ये किसका घर है? वो बोला सर ये मेरा घर है, मुझे अपना घर जाना है। वो उठने वाला था जब आगे का जवाब सुनकर इसके होश तक उड़ गए। मतलब इतनी क़यामत इसके कोमे में जाने के बाद आ चुकी थी। अबू पानी लाऊं? सवेरा बोली। जी हाँ ले आओ। जवाद साहब अपनी गुमशुदा बेटी एलिज़ा के बारे में सोच रहे थे जब सवेरा के बोलने पे चूंकि अबू आप परेशान ना हो, बस दुआ करो, भाई कोशिश कर रहा है। आप पुलिस को क्यों नहीं बताते? अगर पुलिस कुछ करती तो ही ना, एक ऑफिसर है जो कर सकता है और वो जब अपनी नींद से उठे तो ही काम होगा। क्यों अबू, इसमें ऐसा क्या है जो और ऑफिसर में नहीं है? बेटा वो ईमानदार है, उसके पास उमर के खिलाफ बहुत से सबूत है। हमको सोच समझ के आगे कदम रखना होगा, नहीं तो नुकसान हमें ही है। मेरी बेटी में क्या कसूर था? इसको क्यों तकलीफ दी जा रही थी? इतने में दरवाजे की घंटी बजी। जवाद उठकर दरवाज़ा खोला तो दरवाजे की दूसरी तरफ खड़े 2 नौजवानों को देखकर हैरान हुआ। बेटा आगे अंदर आओ। वो शाजिल और हनी को देखकर बोला। हनी को कुछ देर लगी थी इसको पहचानने में। बेटा आप कैसे और कैसा फील कर रहे हो? जी अंकल, पहले से बेहतर हूँ, इस कोमे से जान छूटी। हाँ ये तो सही बात है। शाजिल, अब सिकंदर की तबीयत कैसी है? अबू अफसोस इसको अपनी इस ज़िंदगी को छोड़ना पड़ा। तुम कहना क्या चाहते हो? अबू सीधी बात, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। बस हनी भाई के नसीब अच्छे थे, नहीं तो जोहान तो इसी दिन कर गया था। इस बात पे हनी ने इसकी तरफ देखा। हूर ज़रा मुझे चाय तो बना के दो, सर में दर्द हो रहा है। जी मॉम, हूर बोलती किचन की तरफ बढ़ गई। कुछ चाहिए क्या? मारिया बेगम हूर को देखकर बोली। हाँ, वो मॉम कह रही थी कि सर में दर्द है इसलिए चाय बनाने आई हूँ। अच्छा तुम जाओ, सादे को सर में तेल डाल के मालिश करो, तब तक मैं चाय बना देती हूँ। ठीक है खाला, हूर कहती। वापस चली आई और तेल की बोतल लेके इसके बालों में डाल के मालिश करने लगी। ये लो सादिया चाय। शुक्रिया, बस बस अब चाय पियो। हाँ वो तो मैं पी ही लूँगी, सादिया हंस के बोली। वो तीनों वहाँ बैठकर चाय पीने लगी और बातें करने लगी। बेटा कॉफ़ी बनाने आती है? हसन साहब ने हूर को कहा। जी अंकल, तो फिर आज हम आपको अपने हाथों से कॉफ़ी बनाकर पिलाओ। जी अंकल, अभी बना के लाइए, कहते हो किचन की तरफ चलेगी। प्यारी बच्ची, आगे क्या ख्याल है? पढ़ाई के बाद मेरी ख्वाहिश है कि हूर कुछ करे, मगर मुझे डर लगता है अपनी बेटी के लिए। मैं अपने बेटे को तो खो चुका हूँ, बेटी को नहीं खोना चाहता। कैसा डर? किसका डर? हसन शबीर साहब को देखते परेशान से बोला। मेरे भाई का बेटा वो हूर के पीछे पड़ा है। क्यों? अब की बार मारिया ने पूछा। क्योंकि वो रिश्ता लेकर आए थे मगर हूर ने इनकार कर दिया। शबीर ने कहा मगर क्यों किया इनकार? क्योंकि वो नशई और ड्रग्स डीलर है, इसके काले धंधे हैं। तुम फिक्र मत करो, हम है संभाल लेंगे। हसन ने यकीन दिलाया। तब तक हूर कॉफ़ी ट्रे में ले आई थी, सबको कॉफ़ी दी और ख़ुद भी बैठकर पीने लगी। वाह क्या बात है, कॉफ़ी बहुत अच्छी बनी है। थैंक यू अंकल, मैं ऐसी ही हूँ। भाई भी
भी हमेशा मेरी तारीफ़ करते थे, हमेशा मैं ही इसको चाय कॉफ़ी बना के देती थी। हूर खुशी से बोली। इस बात पे मारिया के चेहरे के रंग बदले। अब्बू ये चीटिंग है, आप सारा प्यार हूर पर लुटा रहे हैं। अब आपकी बेटी हूर बन गई है। मायरा मुंह बनाकर बोली और सब इस बात पर हंसने लगी और सादिया बेगम भी मुस्कुराई। इसको आज जुहान की शिद्दत से याद आ रही थी और इसके चेहरे पर मायूसी छा गई। क्या हुआ सादिया, परेशान हो? क्या बात है? मारिया ने फिक्रमंदी से बोली। मारिया, आज अगर जुहान यहाँ होता तो कितना खुश होता। मेरे बच्चे की नसीब में तो खुशी लिखी ही नहीं थी। ना इसको प्यार मिल पाया, ना अपनों का साथ। क्या नसीब लिखवा के आया था? वो अगर छोड़ गया है तो भूल नहीं जाते। अगर वो आप लोगों को कभी मुड़ के देखा तक नहीं। कैसा बेटा है जो अपने माँ बाप और बहन की याद तक ना आई। मारिया बेगम ना ग्वारी और सर लहजे में बोली। सादिया तो हैरान रह गई। ये क्या बोल रही हो? सादिया ने हैरत से देखा। हुआ क्या था और ऐसे कहाँ चला गया? हसन शायद जुहान नाम को सुन नहीं पाया था। शबीर ने सबको देखा और बताना शुरू किया। 3 साल पहले। जुहान इधर आओ। सादिया बेगम जुहान को बुलाया जो बाहर की तरफ जा रहा था। जी मॉम, बोलिए क्या हुआ? जुहान ने सोफे पर बैठते हुए कहा। तुम कब सुधरोगे? सादिया तेवर चढ़ाकर बोली। क्यों, मैंने क्या किया है? जब भी देखो अजीब ही बनी रहती है, जैसे मैं तुम्हारी कोई गोपी बहू हूँ। जुहान माँ को देखकर बोला। तुम हूर को चुड़ैल क्यों बोलते हो? लो, होगी बात, क्या करूँ? अब जुहान बोलने वाला था जब हूर सामने से आते दिखाई दी तो जुहान जानबूझकर थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोला। मॉम, आप भी ना चुड़ैल को चुड़ैल नहीं तो परी कहूँगा। वैसे भी जब भी देखो मेरी शिकायतें तुमसे करती रहती है, आपसे करती रहती है। जुहान हंसी जब्त करते हुए बोला। देखा मॉम, अब मुँह भून मत करना। जिस पे सादिया हंसने लगी। आज तो मेरे हाथों से बच जा। जुहान भागने लगा और हूर इसके पीछे। ज़रा रुको तो मैं तुम्हें देखती हूँ। हूर जुहान के पीछे भागते हुए बोली। जुहान आगे भागते हुए बोला। देख तो रही हो और क्या देखोगी? और मेरी तौबा, आगे चुड़ैल नहीं बोलूँगा। इन दोनों का सांस फूल गई थी। तब तक हूर भी सांस लेने के लिए रुकी थी। आगे से चुड़ैल नहीं बुलवाओगे ना? हूर बैठते उंगली से तनबीह करते हुए बोली। नहीं, छिपकली चुड़ैल कैसे हो सकती है? जुहान ने इससे बोला। क्या? हूर मुंह पर हाथ रख के देखने लगी। मॉम, मैं मर जाऊँ तो सही है। ये मेरी तो कैसे कदर ही नहीं। मेरी तो किसी को कदर ही नहीं। हूर रोते हुए बोली थी और वो सादिया बेगम की तरफ जाके रोने लगी। जुहान ये सुनकर तड़प उठा था और भागते हुए हूर की तरफ आया था। आगे से ऐसे बोली। तो तुम तो गुड़िया हो, प्यारी बहन हो, अब रोना बंद करो। नहीं, मैं तेरी बहन नहीं हूँ, मैं नाराज़ हूँ तुमसे। जाओ, मैं बात नहीं करती। हूर बोली। ओ, मेरी हूर जैसी बहन नाराज़ है तो क्या करना पड़ेगा अपनी गुड़िया को मनाने के लिए? चलो अब मैं उठक बैठक करता हूँ। जुआन कानों को हाथों से पकड़ कर उठक बैठक करने लगा और हूर जल्दी आके इसको रोका और गले लग गई। नहीं भाई, आप उठक बैठक क्यों कर रहे हो अपनी गुड़िया को मनाने के लिए? पर मैं तो नाराज़ नहीं हूँ। हूर गाल पे उंगली रखते हुए सोचने अंदाज पे बोली। ये तो अच्छी बात है। और फिर से इसको खुद से लगा लिया। आप दुनिया के सबसे बेस्ट भाई और दुनिया से बेस्ट मेरी गुड़िया हूर है। जुहान हूर के मत्थे पर बोसा देते हुए बोला। इन दोनों को सादी बेगम देखकर मुस्कुराई और खुश रहने की दुआ दी। भाई, अब तुम्हारी भी उम्र होगी, शादी कर लो, मैं लड़की देख लूँ। सादिया कमरे को सेट करते बोली और कपड़े अलमारी में रखने लगी। मगर मैं तो हिंजा को पसंद करता हूँ, शादी भी इसी से करूँगा। जुहान सादिया की तरफ देखते हुए बोला। बेटा कौन है वो? सादी बेगम जुहान को देखते हुए बोली। वो मम्मी, अपनी पड़ोसी आसिफ की बेटी है। ठीक है, पहले तुम लड़की से पूछो वो क्या कहती है। अगर वो राज़ी है तो ही रिश्ता लेकर जाऊंगी। ठीक है, मैं शाम को पूछ लूँगा इससे क्या कहती है, मगर तुम कोई ज़बरदस्ती नहीं करोगे बच्ची के साथ? ठीक है मॉम। ये कहते जुहान चला गया। हेलो हिंजा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्यों? अगली तरफ से बेरुखी से बोला गया। कोई बात करनी है? ठीक है, कब और कहाँ? अगली तरफ से खुशी से दबी आवाज़ आई। मैं शाम में तुम्हारे इंतज़ार करूँगा। इस जगह का नाम बता के फ़ोन काटा और चला गया। माँ, मैं काम से जा रहा हूँ, मेरा इंतज़ार मत करना। जुहाना कहती आगे चला गया। अब कहाँ जा रहा है पता नहीं इस लड़के का। सादिया बेगम बोली और फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गई। जुहान इस जगह पहुँचा और हिंजा का इंतज़ार करने लगा। आधे घंटे बाद वो आई। क्या कहना है, जल्दी बोलो। फिर जुहान ने इसको मुखातिब किया। हिंजा, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? जुहान उलझन में था कि बात कैसे शुरू करे, इसलिए सवाल किया। क्यों आज ही कैसे सवाल करे? हिंजा हैरान होते हुए बोली। हिंजा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जुहान का ये कहना था कि हिंजा का हाथ सीधा जुहान के गाल पर। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? हाँ, तुझ में क्या है ऐसा जो मैं शादी करूं? और जुहान के ऊपर तो सातवें आसमान गिर गए थे। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उम्र से। इसके पास दौलत है, बड़ा घर है, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ है। और तुम्हारे पास क्या है? कुछ भी नहीं। हैसियत क्या है तुम्हारी? और तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, शक्ल देखी है अपनी। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। जुहान हमदानी, ऐसा मत कहो, मैं मर जाऊँगा। जुहान हाथ जोड़ते हुए बोला। तो मर जाओ,
हंसा आंखें मींच ली थी। ज़ुहान की आंखों में अब आंसू आ गए थे। इस जवाब की इसको हंसा से तवक्को नहीं थी। प्लीज़ हंसा, मुझे छोड़कर ना जाओ, मैं सच में मोहब्बत करता हूँ। ओह हेलो, उमर भी मुझे पसंद करता है और मैं इसे पसंद करती हूँ और शादी भी इसी से करूँगी। और ये कहकर हंसा वहाँ से चली गई, ये जाने बगैर कि वो किसको और किसकी मोहब्बत को ठुकराया है इसने। और ज़ुहान वहाँ बैठ गया। काफ़ी देर सोचने के बाद उठा, घर चला गया। घर आके सीधा कमरे में बंद हो गया। सुबह ज़ुहान की आंख सादी बेगम की आवाज़ पे खुली, जो काफ़ी देर से ज़ुहान को उठाने की कोशिश कर रही थी। ज़ुहान उठा और बाथरूम में जाने लगा तो सादी बेगम बोली, फ्रेश होकर जल्दी नाश्ते पे आओ। ये कहते चली गई और ज़ुहान बाथरूम में चला गया। 10 मिनट बाद खाने के टेबल पे गया और सब खाना खाने लगे। खाना खा के फारिग हुए और थोड़ा काम करके सब बातें करने लगे। भाई आज चलो कहीं घूम के आते हैं। हूर चहकते हुए बोली, कितना मज़ा आएगा, अम्मी अब्बू भी आ रहे हैं तो क्या ख्याल है। हूर खुश होते हुए बोले, तुम सब चलो, मैं नहीं आ रहा। ज़ुहान मोबाइल यूज़ करते बोला, क्यों भाई चलो ना। हूर ज़िद्दी लहजे में बोली, अगर मैं कह रहा हूँ ना तो बस, मैं नहीं जा रहा। ज़ुहान सख्त लहजे में बोला। आज पहली बार ज़ुहान ने हूर से इस तरीके से बात की थी। क्या हुआ बेटा, क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? सादिया बेगम ने पूछा। नहीं मोम, कुछ नहीं। सादिया और हूर ने देखा कि ज़ुहान आज चुपचाप बैठा है, कुछ तो हुआ है। हूर ने सादिया के कान में सरगोशी की। इतने में आदिल साहब आ गए। अस्सलाम वालेकुम। आदिल ने अंदर आते कहा, वालेकुम सलाम, कैसे हो भाई साहब? शबीर ने कहा, ठीक हूँ। शबीर और आदिल दोनों भाई थे। आदिल का सिर्फ एक बेटा था, उमैर, जो नशई और शराबी था और काले धंधे में भी शामिल था, जिसमें लड़कियों को अगवा करके इनके घर वालों से पैसे लेके छोड़ना, लड़कियों को बेचना। दूसरे नंबर पे है शबीर। इनकी दो औलादें थी, एक बेटा ज़ुहान और इसकी बेटी छोटी हूर। क्या बात है आदिल, आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए? शबीर ने कहा। शबीर भूले नहीं, जानबूझकर आए हैं। आदिल साहब की तरफ देखा। भाई साहब, हम अपने बेटे उमैर के लिए हूर का रिश्ता मांगने आए हैं। आदिल साहब ये बात करके चुप हो गया। मिसेस आदिल बोली, जोर ज़बरदस्ती नहीं है, सोच के बताना, हमको तो कोई इतराज़ नहीं है। शबीर साहब बोले, बेटा तुमको कोई इतराज़ है क्या? नहीं अबू, मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ। डरते हुए बोली, मैं भी इसकी बात से सहमत हूँ। ज़ुहान बोला। सब ज़ुहान की तरफ देने लगे। जो तुम बेहतर समझो बेटा, हम ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। आदिल साहब मुस्कुरा कर बोल कर उठे। तो हम चलते हैं भाई साहब। आदिल साहब हाथ मिलाते हुए बोले, ठीक है। शबीर ने कहा और वो दोनों चले गए। अब्बू, आप लोग होश में तो थे। हूर हम पे बोझ नहीं है जो हम ऐसे ही फेंक दे। और आप दोनों, मेरी बहन का रिश्ता एक शराबी को देने से कोई इतराज़ नहीं है। मेरी बहन के भी कुछ ख्वाब ख्वाहिशें हैं, इसकी भी ज़िंदगी है। ज़ुहान अपने बाप को अफसोस से देखते हुए बोला, हमें अपनी बेटी जान से बढ़कर प्यारी है, पर भाई को भी तो जवाब नहीं दे सकते थे। पर अब तो बात ख़त्म है ना। हूर ने मना कर दिया। मैं खुद हूर के लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढूंगा। ज़ुहान हूर को हाथ से पकड़कर अंदर लेके चला गया। जब शाम को हूर अकेली लॉन में बैठी कान में हैंडफ्री लगाए सॉन्ग सुन रही थी, जब किसी ने हूर का हाथ सख्ती से पकड़ घसीटता ले जाने लगा और वो इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। जब हूर ने देखा तो डर गई। छोड़ो मुझे उमैर। हूर अपना हाथ छुड़ाते बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे ठुकराने की? उमैर गुस्से से बोला, मेरी मर्जी, में तुम जैसे बगैर घटिया इंसान से शादी नहीं कर सकती। हूर भी इसी अंदाज में बोली। उमैर ने हूर के बाल दबोच लिए। तुमने इनकार करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा जो तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। तुमको इज़्ज़त रास नहीं आती है ना उमैर की? हूर के बालों में गिरफ्त और मजबूत होगी। छोड़ो मुझे, तुम शराबी और गुंडे से शादी करके ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी। ज़िंदगी तो मैं तुम्हारी बर्बाद करूँगा। चटाक उमैर का ये कहना था और एक ज़ोरदार थप्पड़ इसको लगा था और धिक्का देकर पीछे किया और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की और धमकी देने की? ज़ुहान गुस्से से चलाकर बोला, तुम जैसे बगैरत इंसान से मेरी बहन कभी शादी नहीं करेगी। और इसके हाथ से पकड़कर दरवाजे के बाहर कर दिया। देख लूँगा तुम दोनों को, ये थप्पड़ याद रखना। क्या करोगे? मारोगे मुझे? क्या करोगे बोलो? मारूंगा नहीं, पर जो करूँगा तो देखते रह जाओगे। वहाँ से आग लगाऊंगा जहाँ तुमको वहम व गुमान नहीं होगा। उमैर कहते वहाँ से चला गया। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, हूर रोते हुए बोली। वो हूर से तो बोला भी नहीं जा रहा था। कुछ नहीं होगा, मैं हूँ अपनी बहन के पास से। ज़ुहान हूर को गले लगाकर कहा, मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगो, मेरी ज़िंदगी में मेरे पास तुम हो। ऐसे दिन गुजरते गए और ज़ुहान ने भी अपनी माँ को मना कर दिया कि हंजा का किसी और को पसंद करती और रिश्ते के लिए मना कर दिया। हंजा का रिश्ता पक्का हो गया था उमर के साथ। आज इंजा की मंगनी थी और ज़ुहान की फैमिली भी इनवाइट किया था। और वो लोग ये जाने बगैर इस फंक्शन के नहीं इनको जलील करने की दावत दी है। वो लोग आने वाले वक्त से बेखबर थे। इस मंगनी के शो में चले गए और वो लोग इस वक्त आसिफ साहब के घर मंगनी की दावत पर आए हुए थे। ज़ुहान आज हल्का आसमानी कलर की जीन्स और इसी कलर की शर्ट और वाइट कोट पहना हुआ था और जर्सी सेट के बाल इसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। फंक्शन शुरू हो गया था, मेहमानों ने भी आना शुरू कर दिया था। सभी मंगनी की रस्म के इंतजार में थे। ये ज़ुहान कहाँ चला गया? हूर सादी बेगम इधर देखते हुए बोली, अभी तो यहीं था, पता नहीं कहाँ चला जाता है। सादी बेगम नफ़ी में सहलाते हुए बोली। इतने में मिसिज़
आसिफ की चिल्लाने की आवाज़ आई। सारे मेहमान बाहर थे, इसलिए बस कुछ लोग इस की आवाज़ सुन पाए। हूर, सादी बेगम और भी लोग कमरे की तरफ भागे। कुछ लोग, इसके रिश्तेदार भी वहीं मौजूद थे। अंदर आए तो मिसेस आसिफ खड़ी रो रही थी, जबकि जुहान और हंजा एक जगह खड़े थे। वही शबीर भी वहीं खड़ा था। मिसेस आसिफ शबीर की तरफ मुँह करके बोली, ये देखो तेरे बेटे ने क्या किया है, मेरी बेटी के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था, क्या तुमने ये सब इसको सिखाया है? हंजा ने जब इसको मना किया था, हंजा को पता नहीं था कि ये हद पार करके इस कदर हमारी इज़्ज़त ख़राब करेगा। जुहान ये सब बोल रही जुहान ये क्या सब क्या बोल रहे हैं? जुहान जो इस इल्ज़ाम पे घबराया खड़ा था। शबीर के पूछने पे इसको बताया, नहीं अबू, मुझे तो इसने खुद कहा है कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, इसको हंजा ने नहीं बुलाया। आंटी आप ये जुहान आगे बोलने वाला था जब शबीर साहब ने ज़ोर से एक थप्पड़ रसीद किया और बोला, क्या मैंने ये सिखाया था तुम्हें कि तुम लड़कियों की इज़्ज़त के साथ खेलो? शबीर साहब गुस्से में इसका गिरबान पकड़ कर बोले, नहीं अबू, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। जुहान अपने बाप के आगे सफाई पेश की। एक और थप्पड़ जुहान को लगा। बस बगैर क्या दुश्मनी है इनकी हमारे साथ जो तुम पे इल्ज़ाम लगाएंगे? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जुहान सब खड़े हो लोगों को देखने लगा जो जुहान को मशकूक नज़रों से घूर रही थी। इतनी तज़लील, इतनी बेइज्जती, जुहान बस सोच के ही रह गया। चले जाओ, मेरी नज़रों के सामने से आज के बाद मर चुके हो। शबीर फिर इसी के गिरबान से पकड़कर बोला, नहीं अब्बू, मैंने कुछ नहीं किया। मोम आपको कहो ना अब्बू से। हंजा तुम क्यों नहीं बता रही हो? मैंने कुछ नहीं किया अब्बू, मैंने कुछ नहीं किया। अम्मी आप तो यकीन करो। जुहान अब रो रो के कह रहा था, सुना नहीं तुमने? चले जाओ, कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम जैसी औलाद से तो मैं बेऔलाद ही सही था। पैदा होते ही कि मर क्यों नहीं गए? तुम चले जाओ यहाँ से, आज के बाद हमारा कोई बेटा नहीं है, मर गए हो तुम। सादी बेगम गुस्से से बोली, मोम मगर भाई की बात तो सुनो। हुर जो कब से हंजा की हरकत पर नज़र रखे खड़ी थी, ना इसका किसी जगह से कपड़ा फटा हुआ था, ना कमरे की हालत ऐसी लग रही थी। मगर जब जुहान ने कहा तो इस पे हुर बोली, तुम चुप करो। मगर मोम बस अगर तू बोली तो। शबीर साहब जुहान का हाथ पकड़कर बाहर ले आए। सादी और हुर भी इसके पीछे आई थी। शबीर ने इसे धक्का देकर घर से निकाल दिया और कहा, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अगर आज तुमको घर लेकर गए तो ये मोहल्ला हमारा जीना हराम कर देगा। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा सर शर्म से झुक गया है। वहाँ सारे मेहमान इसे देख रहे थे और मसला समझने की कोशिश कर रहे थे। ये कहते खुद गाड़ी में बैठ के वो सब लोग घर के लिए रवाना हो गए। जुहान वहाँ से चल दिया। इससे पता नहीं था वो कहाँ जाएगा। इसकी मंजिल तो इसके अपनों ने कहीं गुम कर दी थी। वो सड़क पे चले जा रहा था, तभी एक गाड़ी इसके सामने आके रुकी। कहाँ जा रहा है? असद गाड़ी से सर निकाल कर बोला। वो सिर्फ रोए जा रहा था। असद भी वही की शादी में था, इसे यकीन था जुहान ऐसा नहीं कर सकता। चलो मेरे साथ। असद वो जुहान को वहाँ से इस्लामाबाद में ले आया था। जुहान अपने दोस्त के साथ कुछ दिन रहा, फिर इधर उधर काम करता रहा, फिर जॉब ढूंढने लगा। इस दिन के बाद भी जुहान अपने घर जाता पर खाली हाल लौटता। आखिर बार जब गया तो उसकी माँ ने धमकी दी कि अगर फिर आए तो वो खुद को मार देगी। इस दिन के बाद जुहान जाना छोड़ दिया था। एक दिन वो जॉब के लिए गया तो इससे हसन साहब ने जॉब दे दी 2 साल बाद। इन 2 सालों में उमैर ने हुर का जीना हराम कर दिया था और रोज़ धमकाता था और वो बेबस किसी को भी बताया नहीं था क्योंकि इसमें इसकी अपनी ख्वारी थी। आज सुबह खाने की टेबल पर मौजूद खाना खा रहे थे। इन सब ने जुहान को भुला दिया था, बिल्कुल ही भुला दिया था, जैसे वो सच में मर गया। मगर इन 2 सालों में हुर कभी अपने भाई को गलत नहीं समझा था। इसने कहा था कि इसे पे इल्ज़ाम लगाया गया, मगर इसके सुनने वाला कोई नहीं था, कोई भी नहीं। खाना खा के जब शबीर साहब बाहर जाने लगे, गेट खोला तो बाहर हंजा और मिसेस आसिफ खड़ी थी। शबीर साहब चुके क्योंकि इस दिन के बाद आसिफ साहब की फैमिली इनसे बात नहीं करती थी। आप लोगों को कोई काम था? शबीर साहब हैरत से इनको देखते हुए बोला, हाँ एक बात करनी थी। मिसेस आसिफ बोली, तो अंदर आओ। शबीर साहब खुश होके इन दोनों को अंदर ले आए। जब सादिया इन दोनों को देखा तो हैरान हुई। वहीं हूर ने इनको देखा तो इनके मुंह पर बेजारी वाले तासरात आ गए। हूर जाओ चाय बनाकर लाओ इनके लिए जी। वो हूर बेजारी से कहती चाय बनाने चली गई और कुछ ही देर में हूर चाय बनाकर लाई और चाय दी। चाय पीने के बाद शबीर साहब बोले, जी बहन क्या बात करनी है? आगे होंगे कोई नया इल्ज़ाम लगाने? हूर ने बोला, तुम चुप नहीं कर सकती भाई साहब, आप लोगों कैसे बताऊं, समझ नहीं आ रही। बोलो जो भी बात है भाई, हमें माफ़ कर दें, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है कि ये गलती माफ़ी के लायक नहीं है, पर आप लोग कहना क्या चाहते हैं? सादे ना समझी से बोली, वो इस दिन जो जुहान कह रहा था वो सच था, इसने कुछ भी नहीं किया था। मिसेस आसिफ शर्मिंदगी से सर झुका के ज़मीन को देते बोली और इधर सादिया और शबीर के सर पे तो सातों आसमान गिर गए। इनको ऐसा लग रहा था कि जैसे इनको किसी ने खाई में धक्का दे दिया हो। क्या जो बोलना है साफ साफ बोलो। प्लीज़ अंकल मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मैंने इसके साथ बहुत गलत किया है। वो मुझसे मोहब्बत करता था, मैं भी प्यार करती थी, पर मेरा रिश्ता तय हो गया, सो मैं चुप रही। एक दिन वो मुझसे मिलने आया था और मोहब्बत का इज़हार भी किया, मगर बहुत देर हो चुकी थी। इस वक्त मैंने इसे बहुत गलत सलत बोला, पर मैं अकेले में रोती थी। पता नहीं जिस दिन जुहान मुझसे मिलने आए इसी दिन
उमैर ने मेरी और ज़ुहान की तस्वीरें कैसे बना ली और मुझे ब्लैकमेल करने लगा। इसके कहने पे मैंने ज़ुहान को बहुत बुरा भला कहती थी और वो कभी फ़ोन करता था और मंगनी वाले दिन वो सब करने के लिए उमैर ने बोला था। मैंने मना किया तो वो उमर को मेरी तस्वीरें दिखाने की धमकी दी और कहा कि अगर मैंने ये बात किसी को भी बताई तो वो मुझे अगवा करवाएगा और बहुत सी धमकियाँ दी। तो मैंने मजबूरन इसके के कहने पर ज़ुहान को कमरे में बुलाया। ज़ुहान जब अंदर आने लगा तो इधर उमैर ने मेरी माँ को मेरे रूम में भेज दिया। जब मैंने अम्मी को देखा तो मैं चलाने लगी और अम्मी के पूछने पे मैंने सारा इल्ज़ाम ज़ुहान पे लगा दिया। ये मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा है। इसकी तकलीफ़ को मैं भी ना समझ सकी और किसी ने भी ना जाना। और ज़ुहान इस दिन कितना रोया चिल्लाया पर किसी ने नहीं सुनी। मोहब्बत तो इसने की, मैंने सिर्फ इसे ज़लील किया। प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दो। मैं मानती हूँ मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ। हंजा की आंखों में से अब आंसू बहना शुरू हो चुके थे। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो भाई साहब, हमने इनके साथ साथ आपके भी गुनाहगार हैं। सादी बेगम के तो जैसे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी, वो रोने लगी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये हमने क्या किया, हमको इस पे यकीन करना चाहिए था। अब याद आ रहा है कि आपको इन पे यकीन करना चाहिए था। हूर जो कब से मुँह पर हाथ रख इनकी बातें सुन रही थी, आप अपनी भड़ास निकालने लगी। अब वो हमको माफ़ भी करेगा भी कि नहीं? अब क्यों रो रही हैं इस वक्त? वो तड़पता रहा, रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा। तब आप लोगों ने क्यों यकीन नहीं किया? मैंने कहा था एक बार इसकी बात सुन लो, मगर आप लोगों को तो बेटे से ज़्यादा इज्जत अजीज़ थी और तुम मोहब्बत के लायक भी नहीं थी। मैंने रोका भाई को कि वो धोखेबाज है, मगर वो नहीं माना। प्यार का भूत जो सवार था अब मिल गया सुकून इसको हमसे दूर करके। खुश हो ना दौलतमंद बन के, और आप कैसे माँ बाप थे जो अपने बेटे पे यकीन ही रखा। अरे वो आप दोनों की आंखों के आगे पला बड़ा, मगर नहीं, वो तो आप लोगों के लिए मर गया। हूर फिर से अपने माँ बाप की तरफ मुड़ी। शबीर और सादिया सर झुकाए खामोश करते हैं। मुझे मेरा भाई चाहिए, मुझे ढूंढ के बताओ दो, मुझे ढूंढ के दो। पता नहीं कैसा होगा, किस हाल में होगा। कितना बदनसीब था जिस वक्त आप दोनों की ज़रूरत थी, इसी वक्त आप दोनों ने इसे अकेला छोड़ दिया था। अभी इसकी उम्र ही क्या थी जो दुनिया की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था। और उमैर मुझे भी रोज़ परेशान करता है। पहले भाई था तो कोई हाथ नहीं लगाता था। आप दोनों मेरे माँ बाप हो, मगर मेरे साथ क्या होता है इसका पता नहीं। मगर भाई मुझ पे एक खरोश भी नहीं आने देता था, पर अब वो रोज़ मुझे मारने आता है। मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती और अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अपना फ़ैसला सुना रही थी। ठीक है, हम कल ही चलेंगे हसन मेरे दोस्त तुम्हारी खाला के पास। तुम्हें नहीं, हम आज ही जाएंगे। अब मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगी। बेटा तो खो चुकी हूँ। सादे को गले लगाते हुए बोली। मगर अभी कैसे पागल हो गया? सुबह चलेंगे, अब आप लोग जा सकते हो। शबी कहता चला गया। सुबह सभी तैयार हो गए थे। हम तैयार हैं, ठीक है, अपना सामान ले लो। कुछ देर में वो गाड़ी में बैठकर इस्लामाबाद चले गए थे। हाल फिर हमने एक किराए पर घर लिया और आप लोगों को 1 महीने से ढूंढ रहे थे। जब पता चला आप लोग दुबई हो, हम वहाँ चले आए। मारिया बेगम सादिया को तसल्ली दे रही थी और हसन शबी को दिलासा दे रहा था। अभी बातें कर रहे थे। अभी वो वहीं बैठे थे कि हसन के मोबाइल बजी। सर आगे से हसन के मैनेजर की आवाज़ आई। हाँ बोलो बॉस, टीवी ऑन करो। क्यों बॉस? ज़ुहान हमदानी के बारे में खबरें चल रही हैं, क्या बोल रहे हो? उसने फ़ोन काट के सामने टीवी ऑन किया कि जिस पे न्यूज़ चल रही थी और वहाँ जो बयान दे रहा था, इस शख्स को इन तीनों ने पहचान लिया था। आप लोगों को खबर देते चले कि एक ख़तरनाक क्रिमिनल को पकड़ा गया है जो लड़कियों को स्मगलिंग करते हैं, ड्रग्स जैसे ख़तरनाक जहर का व्यापार करते हैं। बाकी का बयान आप इसकी ज़बानी से सुनते हैं। हैदर को 2 पुलिस वाले पकड़ के खड़े थे। क्या आप सबको इस तरह के धंधे करते शर्म नहीं आया? इनमें से एक रिपोर्टर ने पूछा। हैदर जो सर झुकाए खड़ा था, सर को उठाया और बोलने लगा, मैं मिस्टर उमैर के लिए काम करता हूँ। ये सब धंधे इसके हैं। मैंने ये सब छोड़ने की कोशिश की, मगर वो मुझे मेरी फैमिली को मारने की धमकियाँ देता है। वो उसे धमकियाँ देता था, वो मार नहीं सकता था। तुम अपनी मर्जी से थे, अब झूठ मत बोलो। एक रिपोर्टर ने कहा। अरे वो अपने कज़न को नहीं बख्शा, इस पर झूठा इल्ज़ाम लगा के इसे जेल तक पहुँचाया। तब सामने खड़े इंस्पेक्टर शाहिद के कान खड़े हो गए। फिर इसके मोबाइल पे फ़ोन आने लगा तो वो फ़ोन को देखने लगा, मगर हैदर के मुंह से निकलने वाले अल्फाज शाहिद इंस्पेक्टर के कानों में पड़े तो इसके हाथ से मोबाइल गिर गई। इसको 1 महीने तक इसे टॉर्चर किया गया था। तुम किसकी बात कर रहे हो? इस शाहिद ने इसे अपने कामते हाथों से इसका गिरेबान पकड़ा। मैं इसी लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ जो हसन के घर में रहता था। आप ही ने इसे 1 महीने टॉर्चर किया था ना? बस यही पे इस शाहिद का जब्त टूटा और ज़ोर से इसे थप्पड़ लगा ये, मगर फिर भी बोलने लगा। सर और भी सुनो, वो गाड़ी भी इसी ने खाई में गिराई थी। वो जो कब से सुन रहा था। हसन साहब ने ज़ोर से अपना मोबाइल इस LED पे मारा, जिसकी वजह से वो दोनों टूट गई, मगर LED से अभी तक आवाज़ें आ रही थी। अब इस घर में क़यामत टूट गई थी। हसन किसके बारे में कह रहा था?
ये अपने ज़ुहान के बारे में कह रहा था, अब वो इस दुनिया में नहीं है, अब इसने हमें भी छोड़ दिया। कि क्या कह रहे हो ज़ुहान, पहले तुम्हारे साथ था। हूर रोने लगी थी। सादिया सीने पर हाथ रखे हैरानी से सबको देख रही थी। हाँ, वो 2 साल यहाँ था। फिर हसन ने सारी बात बताना शुरू की। जैसे जैसे बताता जा रहा था, इनके सरों पर धमाके होते जा रहे थे। तुम्हारे पास वो रहा 2 साल, मगर तुमने इनको नहीं जान पाए। फिर तुम्हारे पास तो बचपन से लेकर जवानी तक बड़ा भी तुम्हारे आगे हुआ, फिर भी तुमने एतबार नहीं किया। अब वो सब रो रहे थे, पछता रहे थे, मगर अब तो बहुत देर हो चुकी थी। 2-3 दिन वो सब सो करते रहे, मगर अब क्या होना था, वो सभी एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। सुबह जब मायरा की आंख खुली तो सब भारी लग रहा था। उठ गई मेरी बेटी, अब जल्दी से नीचे आके नाश्ता कर लें। कहते मारिया बेगम बाहर चली गई थी और कुछ देर में मारिया भी आज आ गई। ये सब खाना खाने में मसरूफ़ हो गए। खाना खा लो। मायरा मायरा जब किसी सोच में डूबे देखकर मारिया बेगम बोली, भूख नहीं है। जब उठने लगी तभी हसन बोले, बेटा खाना खा लो। कुछ नहीं खाया कल से। कैसे खाऊं अब्बू, हलक से उतरे तो खाऊं ना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। बेटा अब क्या हो सकता है, अब वो नहीं रहा हमारे बीच। मॉम, मैंने इसका एतबार क्यों नहीं किया। कितना रोया था वो, हाथ जोड़े इसने, मगर हमने यकीन नहीं किया क्या गुजरी होगी इस पर। जब वो इल्ज़ाम लगाया जा रहा हो जो इसने किया भी ना हो, इसके किरदार को बुरा भला कहा गया हो, और हमने तो कुछ भी सोच समझे बगैर इसको गलत साबित कर दिया। पूरा 1 महीना से टॉर्चर करवाते रहे। वो तो रोज़ कहता मैं ऐसा नहीं हूँ। रोज़ इसे जीना और मरना पड़ता था, और रोज़ इसे अज़ियतें दी जाती थी। और आप अब्बू याद है ना, इसने जाते जाते क्या कहा था कि मैं मरते दम तक आप लोगों को माफ़ नहीं करूँगा। अब हमको ये बोझ उठाना होगा, तो सोचो कैसे मैं जीऊँगी गुनाह उठा के। मायरा रोते हुए बोले, कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। कमरे में आके दरवाज़ा लॉक करके नीचे बैठ गई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ज़ुहान, प्लीज़ तुम जो भी कहोगे मैं वो करूँगी। प्लीज़ वापस आ जाओ। कहाँ चलेगी हो, प्लीज़ वापस आ जाओ। मैं कैसे जीऊँगी तुम्हारे बिना, आ जाओ ना। मायरा रोते हुए बोल रही थी, पहले तो तुमसे शिकवा करूँगी, लड़ूंगी मैं, लगकर तुम्हारे सीने से फिर रो पड़ूंगी। क्या क्या ख्याल आते हैं हम तरसते हुए मन में। हेलो, हाँ यार, मैं कुछ दिन शहर के से बाहर जा रहा हूँ, काम संभाल लेना। शाजिर फ़ोन पे इसे समझा रहा था। ओके, मैं देख लूँगा। और कब तक लौटोगे? 1 हफ्ता लग सकता है। ठीक है, बाय हनी। शाजिर बोला, बाय हनी कहते फ़ोन बंद कर दिया। वो जो किसी फाइल को देख रहा था, दरवाजे की नोक पर दरवाजे की तरफ मतवज्जो हुआ। कमिंग इजाज़त मिलने पर मैनेजर अंदर आया। बोलो सलमान असर, कोई लड़की आई है जॉब के लिए, कह रही है कि बहुत ज़रूरत है जॉब की। ठीक है, भेज दो, अब जा सकते हो। हनी फिर से बोला। इसी फाइल को हाथ में लेकर देने लगा जब फिर से दरवाजे पर नोक हुआ। कमिंग। हनी की नज़र अभी भी फाइल पर थी। अंदर आने वाली लड़की हनी को देखकर हैरान रह गई। ये यहाँ क्या कर रहा है बैठे? इसकी अभी भी नज़र फाइल पर थी। वो कुर्सी पर बैठ गई। जी मैडम, आपका नाम क्या है? हनी फाइल को देखते हुए बोला। हंजा मलिक। हंजा से देखते हुए बोली हनी। ये सुनकर नज़रों को ऊपर किया तो साकत रह गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जॉब के लिए? क्यों, तुम्हें जॉब की कब से ज़रूरत पड़ गई? हनी ने फाइल साइड पर रखकर लैपटॉप की स्क्रीन उठाई। मुझे नौकरी की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे जॉब दे दो। आप लोगों का तो अपना बिजनेस है ना। हनी सच में हैरान हुआ। वो तो उम्र का है, इसने मुझे छोड़ दिया है। जो मैंने किया आज मेरे साथ हो रहा है। अच्छा, इससे माफ़ी मांगो। और वो उम्र ने तुम्हें क्यों छोड़ा? क्योंकि इसे पता चल गया था। पहले वो ज़ुहान को गलत समझता था। जब इसे पता चला कि इस पे मैंने इल्ज़ाम लगाया था ना, इसलिए हाय इल्ज़ाम ये तुम्हारे लगाने से पहले ही सोच लेते तो आज ऐसा नहीं होता। हनी ने सख्त लहजे में कहा, आप क्या करती हो? बस ऐसे ही जॉब तलाश कर रही हूँ। हंजा ने सर को झुका लिया था। तुम लड़की अगर पहले ही फैसला सही कर लो तो क़यामत टूट पड़ती है। हनी ने गुस्से से कहा, अच्छा ठीक है, कुछ सवाल पूछूंगा, सही जवाब देना। और हनी ने नीचे से कुछ सवाल किया और फिर कहा, ठीक है, आप कल से ज्वाइन कर सकती हो। और मैं हनी खान नाम याद रखना, याद तो सब कुछ होगा। वो हर लफ्ज़ चबाकर बोला और हंजा का झुका हुआ सर और झुक गया। कल से आप ज्वाइन कर सकती हैं, अब आप जा सकती हैं। और फिर लैपटॉप पर अपना काम करने लगा और हंजा से हैरत से देखती चली गई। वक्त गुजरता गया। आज हनी को 9 महीने हो चुके थे इस ऑफिस में शाजिल के साथ पार्टनरशिप किए। जब वो बाहर गई तो उसने एक नंबर मिला के किसी को फ़ोन किया। हाँ उमर, ये क्या है? वो धिक्के क्यों खा रही है? आगे से कुछ बोला गया? जल्दी करो, इसे यूँ तड़पना छोड़ दो और कल या परसों वापस लेकर जाओ। मॉम, आज चलो कहीं घूमने चलते हैं। उन्होंने माँ को कहा, यहाँ कितना अरसा से बाहर नहीं गए। मायरा ने भी इसका साथ दिया। हसन और मायरा बेगम ने शबीर सादिया से माफ़ी मांग ली थी। पूरा 1 महीना नाराज़ रहे, फिर रब की मर्ज़ी समझकर इन लोगों को माफ़ कर दिया था, क्योंकि इन दोनों ने भी ज़ुहान पे एतबार नहीं किया था। सब इस्लामाबाद छोड़कर लाहौर शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि वहाँ हूर को और फैमिली को ख़तरा था। और अब दोनों फैमिली साथ रह रही थी। और मेरे को अभी नहीं पता चला कि हूर कहाँ गई। चलो ठीक है, तुम लोग चले जाओ, मैं नहीं चलूँगी। क्यों मॉम, हम भी नहीं जा रहे। ठीक है, मत जाओ। सादिया ने भी कहा, नहीं मॉम, आप तो अच्छी माँ है ना, अब मक्का मत लगाओ, जल्दी जाओ, शाम से पहले वापस आना। दोनों ने कहा ठीक है मॉम, और वो दोनों तैयार होकर निकल पड़ी। दोनों सारा दिन घूमकर फिर एक रेस्टोरेंट में खाना खानी है। एक टेबल पे आके बैठ के खाने का ऑर्डर दिया। मायरा को वो मंजर याद आया। क्या खाओगे? ज़ुहान ने पूछा था मायरा से। क्या कहाँ खो गई? हुर ने कहा, हाँ कुछ नहीं, हुर मैं और ज़ुहान यहाँ आते थे और ज़ुहान को भी यही खाना पसंद था। तब तक खाना आ गया और खाना खाने के
के जब जाने लगी तो सामने उमर खड़ा था। हूर के तो पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। अच्छा तो तुम यहाँ छुपी हो? उमर जो कब से पीछे खड़ा था, कितना ढूंढा तुम्हें, चलो आज तो मिल गई ना, देखता हूँ कौन तुझे बचाने आता है। तुम्हारे भाई को तो मैंने मरवा दिया है। हूर को बुत बनी खड़ी थी, इसे झटका ही ऐसा लगा था, वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि उमर यहाँ आ सकता है। हूर ने शिद्दत से दुआ की कि कोई आ जाए, भाई कहीं से आ जाओ, यहाँ कोई और आ जाए, या अब्बू आ जाए। ए लड़की तुम जा सकती हो, इसे उठा लो। नहीं, मैं हूर को साथ लेकर जाऊंगी। मायरा गुस्से में बोली, तो ठीक है, इन दोनों लड़कियों को उठा लो। उमर के साथ 4 आदमी थे, इनमें से 2 हूर और मायरा की तरफ बड़े। इनको उठाने का सोचना भी मत, वरना तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए उठाना पड़ेगा। अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। एक लड़का इन दोनों के आगे आया, अगर किसी ने इन लड़कियों को हाथ लगाया तो इसके हाथ तोड़ दूंगा। वो लड़का अब गुस्से में बोला। हूर इसके पीछे छुप गई। उमर हंसने लगा। अबे हाँ, 5 लोग हैं, तू एक हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, हाथ लगा के तो दिखा। इस बात पे वो लड़का भी तंजिया हंसा। इन्हें 4 आदमी ने एक इन दोनों की तरफ जाने लगा और बोला, क्या कर लेगा तू? वो लड़का मौका देखते इस पर झपट पड़ा और इसका एक बाजू मोड़ के झटका दिए। इस आदमी की चीखें बुलंद हो गई, उसका दूसरा बाजू भी मोड़ने लगा कि एक आदमी इसकी तरफ बढ़ा। वो भागता इसकी तरफ गया और इससे पहले कि वो इसको मारने की कोशिश करता है, इसने इसको पेट में जोर से किक लगाई और तड़पने लगा। इस आदमी की फिर हिम्मत नहीं हुई उठने की और वो 2 आदमी अपनी जान बचा के भागे। हूर जो पहले डरी हुई थी अब रोने लगी। इससे पहले कि उमर भागता है, इस लड़के ने इसको पकड़ लिया। तुम कौन हो और इनसे क्या रिश्ता है तुम्हारा? बोलो, क्या यार हो तुम? इससे पहले वो अपनी बात पूरी करता, इस लड़के के मुक्के ने इसका मुंह बंद कर दिया। चलो आखिरी ख्वाहिशें समझ के बताता हूँ। इस लड़के ने थोड़ा सा मांस उतार के देखा, ये पहचाना? इस लड़के ने मुस्कुराकर बोला, तुम? उमर हैरत से देखने लगा। बहुत की मनमानी, अब जेल की हवा का। उस लड़के ने पुलिस को फ़ोन लगाया और 10 मिनट के अंदर पुलिस आ गई। जी आपने फ़ोन किए थे? जी जी मैंने की थी। ये मिस्टर उमर जिसकी कुछ टाइम पहले सुर्खियां चल रही थी, आपको यकीन है? जी जी मुझे पूरा यकीन है। फिर पुलिस इसको ले गई। आप दोनों को किसने कहा अकेले आने का? आगे से ध्यान रखना, एक तो लड़कियों में दिमाग नहीं होता, घर में तो कितनी चालाक बनती हो। वो इन दोनों को गुस्से से कह रहा था। हूर जो पहले ही रो रही थी, इसके रोने में और तेजी आगे, प्लीज रोना बंद करो। हूर मायरा ने कहा, और आप लोग 2 लड़कियों पे कोई बुरी नज़र उठाता है और सबके सामने उठाने की बात करता है तो आप सब तमाशा देखने के लिए और मोबाइल निकाल कर कैमरा ऑन कर देते हो। अगर यहाँ आपकी बेटी, बहन, बीवी और माँ होती तो? वो लड़का कह के जाने लगा था जब हूर की आवाज़ पर रुका। क्या हम आपका चेहरा देख सकते हैं भाई? हूर ने इसके लड़के को देखते बोली। नहीं। हूर को जवाब मिलने पर वो वापस मुड़ी। वो भी वापस मुड़ा और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। जब गाड़ी तक पहुंचा तो एक आदमी ने कहा, आपने अच्छा किया इन दोनों लड़कियों को बचा के, पर आपने इसे क्यों बचाया? अगर आपको कुछ हो जाता तो? मेरी तो जान भी कुर्बान है अपनी बहन पे, और ऐसे खतरे मेरे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये कहकर वो चला गया और हूर जो पीछे से सुन रही वहीं शौक रह गई। क्या हुआ हूर? मायरा बोली। मायरा, वो जिसने हमें बचाया वो कोई और नहीं, भैया था। हूर रोते हुए बोली। हूर तुम पागल हो गई हो क्या? वो कैसे हो सकता है? मायरा हैरान होते बोली, नहीं, इसने खुद कहा है कि वो अपनी बहन के लिए जान दे सकता है, ये तो कोई भी कह सकता है। नहीं वो बस, चलो घर चल के बात करते हैं। और वो दोनों घर रवाना हो गए। जब घर पहुंचे तो हूर जल्दी जल्दी कमरे की तरफ जाने लगी तो सादी ने आवाज़ दी, और यहाँ और जल्दी जल्दी सादिया के पास गई। क्या हुआ? और तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? ये आंखें क्यों सुर्ख हो रही हैं? सादिया ने हूर को देखते हुए बोली, मॉम आज फिर उमर आया था और मुझे ले जाने, मगर आपको पता है भाई आए थे और हमें बचाए इन गुंडों को मारकर, मगर चेहरे पर मास्क चढ़ाया था। नहीं हो, तुम्हें गलत फहमी है, वो कोई और होगा, यकीन करो। मायरा आते हुए बोली, नहीं मॉम, इसकी आवाज़ में पहचान सकती हूँ। इससे एक आदमी ने पूछा कि इसने अपनी जान खतरे में क्यों डाली, तो कहने लगा कि अपनी बहन के लिए मेरी जान भी हाजिर है। हूर यकीन से कह रही थी, हाँ तो वो कोई और होगा, अगर जुहान होता तो तुमसे नहीं मिलता। सादी बेगम कहने लगी, हनी तुम हर बार अपनी जान खतरे में क्यों डालती हो? अगर तुझे कुछ हो जाता तो? जवाब साहब, शाजर के वालिद ने कहा, मेरी जान तो मेरी बहन है, अगर से कुछ हो जाता तो भला जान के सिवा भी कोई रहता है हनी? ये कहते हुए जवाब साहब को लाजवाब कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। शाजर कमरे में दाखिल होते हुए कहा, वालेकुम सलाम, काम हो गया? या हाँ, हम जी चुके हैं और इसे 15 साल की सज़ा सुनाएंगे, क्योंकि इसके कितने ही गैर कानूनी धंधे थे जो इसके इसके अपने साथी हैदर ने बताया तो इसे छोड़ दिया। हाँ, क्योंकि वो कानून का साथ दिया है इसने और बाकी लोगों को भी अरेस्ट कर दिया गया है। शुक्रिया शाहज़ ने मेरा साथ देने के लिए, अगर इस दिन आप लोग ना होते तो मैं आज सच में मर चुका होता। हनी बोला, ऐसी बात नहीं है, वो हमारा भी दुश्मन था मेरी बेटी को। जवाद साहब की आंखों में नमी तैर गई। जवाद साहब के एक बेटा और 2 बेटियां थी, सवेरा और इसे छोटा शाहज़र और सबसे छोटी लीज़ा। सवेरा की शादी हो चुकी थी और शाहज़र अपने बाप के साथ बिजनेस संभाल रहा था, और लीज़ा जैसे वो मैंने अगवा किया हुआ है, वो अब कहाँ है किसी को नहीं पता। फिक्र मत करें, मैं इसके अड्डों के बारे में जानता हूँ। हनी ने फ़ोन निकाला और किसी को नंबर डायल करके कान से लगाया, हेलो मेरी बात ध्यान से सुनो। गाड़ी की सुनसान सड़क पर दौड़ी जा रही थी और एक वीरान हवेली के आगे रुकी। हनी और शाहज़र गाड़ी से उतरे। शाहज़र, तुम मुझे कवर देना, ओके मैं आगे चलता हूँ, तो मेरे पीछे। और दोनों इस वीरान हवेली में दाखिल हुए। आगे 2 गाड़ियाँ खड़ी थी, दोनों साइड के गन इनके सर पे मारी और दोनों बेहोश हो गए।
हनी और शाज़िल दोनों अंदर गए और अंदर कोई नहीं था। शाज़िल इधर उधर देखने लगा तो इसे एलिज़ा नज़र आ गई। वो एक कमरे में थी जिसे खिड़की से देखा था। शाज़िल, हनी, वो रही मेरी बहन, और दोनों इसकी तरफ जाने लगे। जब इस तक पहुंचे तो एलिज़ा बेहोश थी। जब शाज़िल ने इसके हाथ खोलने लगा तो एक आदमी इन्हें पे गन तान खड़ा था। देखते ही देखते वहाँ पर 10-15 आदमी आ गए। हनी और शाज़िल पुरसकून खड़े थे, जैसे वो सब जानते हो इसका प्लान। अब हनी ने सब को कहा, जिसको जान प्यारी वो यहाँ से भाग जाए वरना सब मारे जाओगे। वो आदमी जो इनका लीडर था वो बोला, तुम 2 लोग हो, हम इतने लोगों को मारोगे, मौत सामने है। तभी फिल्मों वाले डायलॉग मारे हो, मौत किसके सामने खड़ी है अब भी पता चल जाएगा। हनी ने मोबाइल पर टाइम देखा तो प्लान का वक्त हो चुका था। हनी ने शाज़िल को इशारा किया। शाज़िल जल्दी में रस्सी खोली। अपोजिशन बॉय फायर है और इनमें से 4-5 आदमी इन लोगों पे अंधाधुंध गोलियां बरसा दी और वो जो इनका लीडर था इसे हनी ने काबू कर लिया और बाहर लिया और पुलिस बाहर ही खड़ी थी। इंस्पेक्टर साहब भी इसी का साथी है। इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना, कितने मासूम लड़कियों की इस दरिंदों की वजह से ज़िंदगी बर्बाद होगी। तब तक असद और शाज़िल भी आ गए थे और एलिज़ा को अस्पताल ले गए। इससे आईसीयू में दाखिल किया गया। आधे घंटे बाद डॉक्टर आईसीयू से बाहर निकला। शाज़िल जल्दी में गया, मेरी बहन कैसी है? देखिए खान साहब, इसे टॉर्चर किया गया है, इसे बार बार बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया, इसलिए वो बेहोश है, मगर अब वो ख़तरे से बाहर है। हम इसे दूसरे कमरे में शिफ्ट करें, कुछ देर बाद होश में आ जाएगी। ये कहते डॉक्टर चला गया। कुछ देर बाद इसे दूसरे रूम में शिफ्ट किया गया। तब तक जवाद साहब भी आ गए थे। सब इसके कमरे में चले गए थे। मिसेज जवाद इसके पास बैठी थी। एलिज़ा होश में आई तो इधर उधर देखने लगी, कैसी है मेरी गुड़िया? शाज़िल आगे आया, कैसी मेरी बच्ची? मिसेज जवाद एलिज़ा का सर चूम लिया था। भाई मुझे बचा लो प्लीज़, वो मुझे मार देंगे, मैं मर जाऊंगी, मुझे इनसे डर लगता है। और वो रोने लगी। अब तो महफूज और शाज़िल से तसल्ली दी और गले से लगा लिए थे। हनी पीछे खड़ा था और वो इन सबको देख रहा था। एलिज़ा से सब मिल चुके थे। जब इसकी नज़र पड़ी तो हनी अपनी दुनिया में था और वो रो रहा था। शायद भैया इधर आओ, भैया इधर आओ। एलिज़ा हनी को देखते हुए बोली। हनी इसकी तरफ गया और इसकी साइड वाली चेयर पर बैठ गया। थैंक यू भाई। एलिज़ा इसका शुक्रिया अदा करने लगी। हनी की आंखों से आंसू निकले। कोई बात नहीं, आप तो मेरी बहन हो ना, ये कहते हुए वहाँ से चला गया। भाई ये रो क्यों रहा था? एलिज़ा ने शाज़िल से पूछा। ये अपनी बहन के लिए रो रहा था। शाज़िल बोले इसकी बहन है, मगर भाई ने तो कभी नहीं बताया। वो हनी से नाराज़ है, इसलिए वो जैसे नहीं मिलते और बात नहीं करते और इसलिए तुम सबको भी नहीं बताया। मॉम मॉम होड़ चला चला के सारे को बुला रही थी जो खुद टीवी लॉन्च में बैठी थी। क्या है, क्यों गला फाड़ रही हो? सारा घर सर पे उठा रखा है। सादी गुस्से से बोली, मॉम ये देखो मेरे को 15 साल की सज़ा सुनाई गई है और काले धंधे का भी पता चल गया और इसके साथियों को भी अरेस्ट किया गया है। हूर जल्दी जल्दी बताने लगी, या अल्लाह ताला, अल्लाह का शुक्र है मेरी हूर को इस दरिंदों से बचाने। हाँ मॉम, वो इस दिन जिससे हमें बचाया था ना, इसने इसे गिरफ्तार करवाया था। हूर खुश होते हुए बोली, भाई क्या बात, इतना क्यों खुश हो रहे हो? शबीर साहब ने कहा, अबू वो मैं आज बहुत खुश हूँ, पता है इस उमर को सज़ा हो गई है। हाँ क्या सच में? हाँ अबू, अब मुझे भी आज़ादी मिल गई है। हम अब शबीर भी मुतमिन था, पर किसने कराई इसे सज़ा? पता नहीं वो कौन लड़का था। हुर बोली, अच्छा चलो हुर, मुझे इस खुशी में कॉफ़ी तो पिलाओ। भाई कौन सी खुशी, हमें भी तो शामिल करो। हसन साहब, मारिया और मायरा बाहर से अंदर दाखिल हुई और हुर सबको सब कुछ बता दी। अरे ये तो खुशी की बात है, तो इस खुशी में हमारे लिए अपने हाथ से कॉफ़ी बना के पिलाओ। अभी गई और अभी आई। हुर कहते हुए किचन की तरफ चली गई और वो लोग बातें करने लगे। वो इस वक्त गाड़ी ड्राइव करता एक सोसाइटी में दाखिल हुआ था। यार अब एड्रेस तो यही का है, मगर वो है कहाँ? इसने फ़ोन निकाल कर इसे फ़ोन की। अभी बेल जा रही थी, तभी इसकी नज़र कार के टायर पर गई जो पंचर हो गया था। यार इसे अभी भी पंचर होना था। हेलो, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम कहाँ हो? अभी आगे से बोला गया। इसे बताइए कॉलोनी का नाम है, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मैंने यहाँ आने का कहा था। इसने अपनी कॉलोनी का नाम बताया। क्या पहले नहीं बता सकते थे? हाँ ऐसा करो, एक गाड़ी या मैकेनिक भेजना, गाड़ी में पंचर होगी। ठीक है मैकेनिक भेजता हूँ। हनी कार से टेक लगाए मोबाइल पर नज़र जमाया करा था। वो ऐसे ही नज़र उठा कर सामने देखा तो हैरान ही रह गया। मुकाबले शख्स का भी यही हाल था। हनी ने जब आगे देखा तो हैरान है कि इसके तो वहमो गुमा में भी नहीं था कि इनसे भी कभी सामना होगा। वो शख्स इसके सामने आया। जुहान बेटा? वो शख्स बोला, नहीं मेरा नाम हनान है। इसने सख्त लहजे में बोला। हसन साहब हैरान हो गए। हनान बेटा हमें माफ़ कर दो, हमने तुम पे बहुत बुरा सलूक किया मेरे साथ। मैं तो आप लोगों को जानता भी नहीं हूँ। आप कौन? तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं हसन, वही जिसे तुम अब्बू बुलाते थे। हाँ याद आया। और इसी बाप ने अपने बेटे को 1 महीना टॉर्चर कराया, इससे बदनाम किया सारे शहर में। पूरा 1 महीना मैं गिन गिन के गुजार रहा था कि क्या आपने कभी आके मुझसे पूछा, मुझे देखा कि ज़िंदा भी हूँ या मर चुका हूँ? ओ क्या कहा भी तो आपने?
था कि इतना टॉर्चर करो कि ये यही मर जाए। देखो मैं मर चुका हूँ। आज मैं ज़ुहान के नाम से नहीं मिस्टर हनान खान से पहचाना जाता हूँ। आज मुझे किसी अपने को देखने की से मिलने की चाहत नहीं होती। अब मुझे कोई दुख रुलाता नहीं है। इसने एक नज़र हसन को देखकर बोला था। तब तक मैकेनिक आ गया था। फिर वो गाड़ी का टायर चेंज करने लगा। अपने माँ बाप से नहीं मिलोगे? हसन साहब को इससे रोकने का कोई दूसरा तरीका नहीं मिला तो ये बोला, मेरा कोई माँ बाप नहीं है, अगर हैं तो इनके लिए मैं मर चुका हूँ। मगर अपने होते हैं, ज़रूरत होती है। बेटा तुम अभी नाराज़ हो, हमसे होना भी चाहिए, मगर अपनों का सहारा ज़रूरी है। अब मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। मैंने अकेले में जीना सीख लिया है। इसलिए प्लीज़ जिस हाल में जी रहा हूँ मुझे जीने दो। अगर आज आप लोगों के लिए घर आया तो कल कोई और इल्ज़ाम लगा दोगे। और प्लीज़ मुझे में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि अब कोई इल्ज़ाम बर्दाश्त कर सकूं और तज़रीर सह सकूं। अब मैं दुनिया को जान चुका हूं, सारी दुनिया को पहचानता हूं। कोई किसी को प्यारा नहीं होता। मेरे माँ बाप को इज़्ज़त प्यारी थी। 20 साल की उम्र में मुझे दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। किसी और के कहने पर सारी महफिल में मुझे थप्पड़ मारे, बदनाम किया। क्या मैं इंसान नहीं था? क्या मुझे किसी की इस वक्त ज़रूरत नहीं थी? क्या मैं जानवर था? आप लोग भी एक गैर के कहने पर मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। अब बस मैं जीना सीख चुका हूँ, चलना सीख चुका हूँ। अब किस हनी की बाकी के अल्फाज मुँह में ही रह गए। जब पीछे शबीर और मायरा को खड़ा देखा था, वो बिल्कुल उनके घर के दरवाजे के सामने खड़ा था। साहब जी आपकी गाड़ी तैयार है। इस मैकेनिक के बोलने पर हनी होश में आया। ये लो, इसने से पैसे दिए। वो अपनी बाइक स्टार्ट करता चला गया और हनी भी गाड़ी की जानिब बढ़ा। ज़ुहान, शबीर ने इसे पुकारा। शबीर की आवाज़ में दर्द था। इसने जैसे ही मुड़कर देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन चली गई और भागते हुए इसकी तरफ गया। अबू आंखें खोलो। क्या हुआ अबू? प्लीज़ अबू आंखें खोलो। आप लोग क्या देख रहे हो? गाड़ी को स्टार्ट करो। हसन ने ड्राइवर को बुलाया और ड्राइवर जल्दी में आके गाड़ी में बैठ गया। हसन और ज़ुहान ने इसे उठा के गाड़ी में बैठाया। शोर सुनकर मारिया, सादिया और हूर भी निकल आई थी, पर इसके आने से पहले ही शबीर साहब को लेकर गए थे। क्या हुआ मायरा, तुम रो क्यों रही हो? मायरा को रोते देखकर इन्हें घबराहट हो रही। वो ज़ुहान जिंदा है और मॉम वो चाचू शबीर बेहोश हो गए थे। मायरा रोते हुए बोल रही थी। क्या ज़ुहान कहाँ? क्या बोल रही है? इन तीनों को तो 100 वोट का झटका लग गया था। वो हॉस्पिटल में है, चाचू शबीर को ले गए हैं। क्या हुआ अबू को? कौन से हॉस्पिटल में है? फिर वो सब हॉस्पिटल गए थे। हसन से हॉस्पिटल का पूछा था। जब वो वहाँ पहुँचे तो हसन साहब बाहर खड़ा था। यार हाँ यार, कहाँ है मैकेनिक? तो कब का वापस आ गया? इसने इससे पूछा। मैं हॉस्पिटल में हूँ। क्या हुआ यार, तो ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। वो और इसने सारी बात इसको बता दी। ऐसा कर तुम कल आ जाना। हाँ शाजिल भी बहुत बार कॉल कर चुका है, इसे भी कॉल बैक करनी है। ओके। ज़ुहान ने शाजिल को फ़ोन करके बताया तो शाजिल ने आने की ज़िद पकड़ कर बैठ गया। आखिर में ज़ुहान के बगैर आने फ़ोन काट ली। इस गधे को तो कॉल बैक करनी ही नहीं चाहिए थी। ज़ुहान बड़बड़ाते हुए जा रहा था। जब डॉक्टर को देखा, डॉक्टर साहब आप कैसी तबीयत है अब्बू की? ज़ुहान डॉक्टर से अपने ही धुन में पूछ रहा था, मगर सब लोग हैरान थे। इनको तो यकीन नहीं आ रहा था अपनी आंखों पे। अब इसकी हालत कुछ बेहतर है, कुछ देर बाद इनको होश आ जाएगा, फिर आप मिल सकते हैं। हनी अब कैसी हालत है अंकल की? तो क्या अस्पताल के बाहर खड़ा था? क्या इतनी जल्दी पहुँच भी गया? अभी बकवास बाद में करना, पहले अंकल के बारे में बताओ। वो वहाँ सब लोगों में हिम्मत नहीं थी ज़ुहान से बात करने की। शबीर साहब को होश आया तो सबसे पहले ज़ुहान कमरे में आया। शबीर आंखें मूंदे लेटा हुआ था। अब्बू कैसी तबीयत है? अब आपकी कैसा फील कर रहे हैं? ज़ुहान साइड वाली चेयर पर बैठते हुए बोला। और शबीर ने पहले अपने आप को देखा, अपने बेटे को देखा। ब्लैक जीन्स पे वाइट कलर की शर्ट, गले में टाई। इसको अभी ऑफिस ड्रेस पहना हुआ था। बेटा मुझे माफ़ कर दो। शबीर हाथ जोड़े से माफ़ी मांग रहा था। मैंने बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तभी जवाद साहब की फैमिली भी आ गई थी। ज़ुहान उठ के साइड पे हो गया था। इसने तबीयत के बाद अपने बाप से कोई बात नहीं की थी। अलीज़े मिलके ज़ुहान के साथ खड़ी हो गई। तीन भाई जी ये आपके अब्बू हैं? हाँ ज़ुहान ने कहा। मायरा जो पहले ही परेशान खड़ी थी, इन दोनों को यूँ बातें करता देख के इसको बेचैनी होने लगी थी। ज़ुहान जब बाहर जाने लगा था तो पीछे हूर भी आ गई थी। भाई और ज़ुहान रुक कर इसको देखने लगा। भाई कहाँ जा रहे हो? पहले तुम बताओ, तुम रो क्यों रही हो? भाई प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज़ भाई। अगर अब भी तुम गए तो मैं भी बस पागल हो क्या? मैं कहीं नहीं जा रहा, बस इसका बिल पेमेंट करने जा रहा था। चलो अंदर। हुर को ज़ुहान अंदर ले आए थे। इसके बाद सब घर के लिए रवाना हो गए। शबीर ने ज़ुहान को साथ चलने को कहा था, फिर ज़ुहान भी इसके साथ घर इसको छोड़ने चला गया था। शबीर को इसके अपने कमरे में ले आए थे। कितनी देर वो दोनों बातें करते रहे। इतने टाइम में एक बार भी ज़ुहान मुस्कुराया नहीं था। सादिया 4 साल बाद अपना बेटा देख रही थी, पर वो तो इससे बात करने को तैयार ना था। जब ज़ुहान उठकर जाने लगा तो सादी की आवाज़ पे रुक गया। वो कुछ
भी कर लेता, मगर माँ को टाल नहीं सकता था। वो वहीं पर खड़ा था, पलटा नहीं था वो। जी बोलो। काफ़ी देर की खामोशी के बाद जब सादिया नहीं बोली तो ज़ुहान इसकी तरफ मुड़ के बोला, क्या तुम इतने बड़े हो गए हो कि अपनी माँ बाप से बात तक नहीं करोगे? सादिया ये क्या गुस्से से रही थी, पर लहजा नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल था। अब हम तुमसे माफ़ी मांगे तो ही हमसे बात करोगे? हमने तुमको पाला बड़ा किया, खिलाया पिलाया, हंसना बोलना चलना सिखाया, और अब हमसे मुंह मोड़ लिया। सादिया इसके सामने खड़ी सवाल कर रही थी। कमरे में सभी खामोश हो गए थे। पूरे 4 साल से हम तड़पे हैं, मगर साहब तो देखो पूरा देख भी नहीं रहा। ये क्या बोल रही हो सादिया? शबीर ने इसे रोका। क्या नहीं किया तुम्हारे लिए? हाँ, अब तुम इस शहर में रहकर भी हमसे छुप रहे हो क्या? एक दिन भी अपने माँ बाप की याद नहीं आई? हाँ, मैं छुप रहा हूँ। हाँ, 1 साल से मैं यही था। हाँ, आपने चलना, मुस्कुराना, खाना पीना सब दिया, फिर छीना भी तो आप लोगों ने, किसी दूसरे के कहने पर, बगैर मेरी बात सुने, इस गैर की बात पे मुझे घर से निकाल दिया। अगर आपको याद ना हो तो याद दिलाता चलूं कि आप ही ने कहा था कि आज के बाद तुम हमारे लिए मर गए हो। फिर अब क्यों मैं आपके सामने आऊं? जब रोज़ अपनी सफाई देने आता था तो आप धमकियां देते थे कि फिर आया तो हमारा मरा हुआ मुंह देखोगे। मगर मैंने अगर नहीं याद नहीं किया तो आप लोगों ने भी तो कभी हमें ढूंढने की कोशिश नहीं की। जीने की बात करते हैं, वो सांस लेने की रुका, ये भी कोई जीना है अकेले में? जब आप लोगों को ढूंढा तो दरवाजे बंद मिले, दर दर के ठोकरें खाई, खाने के लिए 2-2 दिन भूखा रहना पड़ता था, मार खानी पड़ती थी। कभी कारें साफ करता तो कभी घर, कभी जूते पॉलिश करता था। कोई डिग्री कोई सर्टिफिकेट ना होने की वजह से कहीं जॉब नहीं मिल रही थी। जब अकेला होता तो आपको याद करके रोता रहा, पर कुछ नहीं हुआ। रातों को तन्हाई से डर लगता, अकेला होता था। जब आप लोगों की ज़रूरत थी तो आप लोगों ने कुत्ते की तरह लात मार के निकाल दी अपनी ज़िंदगी से। सारी महफिल में मुझे बेइज्जत किया। हंसना, मैं कहाँ हंसता हूँ? 4 साल हो गए, हंसना छोड़ दिया। तड़प तड़प के संभला था जब इसने जॉब पर रखा था। फिर काले धंधे के इल्ज़ाम में मुझे इतना टॉर्चर किया। रोज़ मरता रोज़ जीता था। तब मैंने जीने की आस उम्मीद छोड़ दी थी। नफरत करते थे आप सब तो मुझे सामने आने की ज़रूरत ही क्या थी? नफरत करते हो तो करो ना। मैंने कब कहा है कि मुझसे माफ़ी मांगो? जैसे पहले जी रहे थे खुश, अब भी मेरे बिना जी सकते हो? अब ये दिखावे की ज़रूरत ही क्या है? मैं मर चुका हूँ। 4 साल बाद बेटा याद आया इस दिन। अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारी बेटियां अब यहाँ नहीं होती। मेरे बारे में तो देर ही नहीं की थी। ज़ुहान तो आज सारी कसर निकाल रहा था। आज फट पड़ा था वो, जो इसके दिल में इन 4 सालों की आग जो दिल में थी वो बुझाने की कोशिश कर रहा था। सर से झुकाए खड़े थे, हूर भाई को ही देख रही थी। मैं यकीन से कह रहा हूँ, इस दिन वो आदमी जिसे मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था, वो अगर वो ना कहता कि मैं बेकसूर था तो आज भी मुझे तुम लोग देखना पसंद ना करते। अगर हिंजा आपको ना बताती कि वो सब झूठ था तो आप लोग आज भी मुझे गुनहगार समझते। मुझे हिंजा उमैर ही है, इस आदमी से कोई गिला नहीं। अगर वो कुछ ना करते तो मुझे कैसे पता लगता कि कौन मेरा अपना है? कहते हो कि मैं जी रहा हूँ तो देखो मेरी आंखों में कोई खुशी, कोई चमक है इसमें नहीं ना? मैं अब गिर के संभलना सीख चुका हूँ। गिर गिर के अब वो रो रहा था। आज कई दिनों के बाद इसकी आंखों में आंसू थे। आज आप लोग क्या चाहते हो? माफ़ी तो जाओ, माफ़ किया। वो आंसू साफ करता बाहर जाने लगा। जब हूरिस के सामने ये हाथ में चाकू था। भाई जाना है ना तो जाओ, मगर मुझे मार कर जाओ, होने रोते हुए बोली, और चाकू इसके हाथ में देने लगी। ज़ुहान की जान थी इसमें, कोई जान को कैसे मार सकता है? ज़ुहान ने इसे चाकू को दूर फेंक दिया और इसे सीने से लगा लिया। तुम्हें मारने से पहले मैं मर जाऊंगा। अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ तो मुझे माफ़ कर दो ज़ुहान। फिर इन सब की तरफ मतवज्जो, मैं चलता हूँ, गुड़िया फिर आऊँगा। वो कहता चला गया। वो जब जाने लगा तो पीछे से मायरा ने इसको पुकारा। वो वहीं पर खड़ा हो गया। वो कितना ही मजबूत बनता, मगर अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। क्या चाहिए अब? कोई और इल्ज़ाम है? मुझे मंजूर है इल्ज़ाम, ये तुम्हारे सब। अब कोई डर नहीं है। ज़ुहान बोला। मायरा इसके सामने आई। क्या सज़ा दोगे मुझे इस गलती की? कौन सी गलती? ज़ुहान सुर्ख आंखों से इससे दिखता बोला, इस गलती में जो मैं तुमसे प्यार कर बैठी, तुमको अपना दिल दे बैठी, तेरा इंतज़ार करती रही, तुझे अपना मानती रही, तुझे ही मैंने ज़िंदगी मान ली और इस गलती की क्या सज़ा दोगे? तुम जो भी सज़ा देना चाहते हो दे सकते हो, मुझे कबूल है, मगर अब मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। प्लीज़ अपने माँ बाप को देखो, जो कुछ हम पे रहम करो। मुझे पता है हमने बहुत बड़ी गलती की है, तुमको बहुत गलत समझा, तुम्हें हर्ट किया, हमको माफ़ कर दो। क्या तुम्हें किसी के लिए ज़रा भी रहम नहीं है? मुझे पे, अपने माँ बाप पे, अपने खाला पे, अपने ताया पे? सादिया भी बोली मायरा के, और वहाँ खड़े सबकी आंखें नम थी। बस यही पे आके ज़ुहान का ज़ब्त टूटा था। इसने कब चाहा था कि वो जिससे मोहब्बत करता इसी को रुलाए। आज ज़ुहान टूट चुका था। अब इसमें हिम्मत नहीं थी अपनी फैमिली से दूर जाने की। ज़ुहान मुड़ा और सादिया के गले लग गया। मुझे माफ़ कर दो मॉम, मैं अब कहीं नहीं जाऊँगा। मैं आप लोगों से खफा नहीं था, बस गुस्सा था। प्लीज़ मॉम मुझे माफ़ कर दो, मैं अब आप से दूर नहीं जाऊँगा। वो रोते हुए बोल रहा था। हाँ मेरे बच्चे, तुमको मैं कहीं नहीं जाने दूँगी। अब मेरा ज़ुहान मेरे साथ रहेगा। वो इसके सर पर हाथ फेरते हुए बोल रही थी, ये मेरी
मेरी खाला है, सादिया की तरफ देखकर बोला, जिस पीछे सर हिलाया। फिर मारिया से भी वो मिला, हसन के भी गले मिला था। वो सब एक ग्रुप की शक्ल में वहाँ पर बैठ गए थे। कोई बेड पर बैठा था और कोई सोफे पर। वो सब बातें करने लगे थे। सब हाल में बैठे थे। शाजिल, असद, अलीज़े सब वहीं ज़ुहान के घर थे। एक तरफ हूर, मारिया, अलीज़े बैठे थे और एक तरफ ज़ुहान, शाजिल, असद बैठे थे। ज़ुहान के हाथ में गिटार था। ये हाथ में रखे बैठे हुए हो, बजाओ, कोई गाना तो सुनाओ। असद ने ज़ुहान के हाथ में गिटार देकर बोला, मुझे बजाना नहीं आता गिटार। ज़ुहान मंसूमे से बोला, फिर किसका है ये? असद हैरान हुआ, ये मेरा है दोस्त, तुम गाओ। शाजिल ने इससे गिटार लेते और ज़ुहान को गाने का बोला, मैं नहीं गाने वाला, प्लीज़ भाई गाओ ना। हूर ने कहा, ओके ठीक है, मैं अपनी गुड़िया के लिए, थैंक्स भाई। तब मारिया और सादिया भी आ गई थी, इनके साथ बैठ गई थी। पर कौन सा गाऊँ? ज़ुहान कन्फ्यूज़ हो गया था। हाँ याद आया, ये राहत फ़तेह अली खान का सही रहेगा। हाँ चलो, हम ऐसा देखा नहीं, खूबसूरत कोई जिस्म जैसे है, जितना के मूरत कोई। वाह वाह, सब ने हम आवाज़ में कहा और तालिब जाने लगे। वाह क्या बात है तेरी भाई, तुम सिंगर हो क्या? पहले तो कभी नहीं बताया ये। अलीज़े ने कहा, नहीं बस कभी कभी गा लेता हूँ भाई, आपने तो कभी नहीं गाया। अलीज़े ने शाजिल को कहा था, पर शाजिल का तो ध्यान ही दूसरी तरफ था। शाजिल जो हूर को देखने में मगन था, जो ज़ुहान की तरफ मतवज्जो थी, किसी की झंझोड़ने पर होश में आया, भाई कहाँ गुम हो? जी हाँ हाँ, अच्छा था। क्या अच्छा था गाना? शाजिल ने बताया, जिस पर सब हंसने लगे। आज सब हंस क्यों रहे हो? शाजिद सबको हंसते देख ना समझे से बोला, अब क्या है, बता भी दो। कुछ नहीं, हसन ने हंसते कहा, चलो गेम खेलते हैं। मायरा ने कहा, जिस पर बोतल रुकी वो सॉन्ग सुनाएगा। मायरा हाथ से बोतल उठाकर बोली। ज़ुहान मायरा को देखकर आंख दबाई, जिस पर मायरा गड़बड़ा गई। मायरा की इस हरकत पर ज़ुहान जी जान से मुस्कुराया। वो तो ठीक है, पर तुम लड़के को गाना भी आता है या नहीं? वो तो अभी पता चल जाएगा कि किसे गाना आता है किसे नहीं। जवाब अलीज़े ने दिया था, जिस पे असद की बोलती बंद हो गई थी, क्योंकि वो इसी दिन से असद को पसंद आ गई थी और प्रपोजल भेजा था, जिससे शाजिल की फैमिली बड़ी खुशी से कबूल किया था। चलो शुरू करते हैं। जिस पे बोतल रुकी है वो सॉन्ग की 3-4 लाइनें सुनाएगा। ज़ुहान ने बोला, हाँ हाँ सही है। इस वक्त शबीर, हसन और जवाद भी आ गए थे। लेट्स स्टार्ट, ज़ुहान ने कहा। फिर वो ग्रुप की शक्ल में बैठ गए, जबकि सब बड़े और ऊपर नीचे सब बैठे थे और बड़े ऊपर बैठे थे। हसन ने बोतल घुमाई। ये बोतल घूमते घूमते शाजिल की तरफ आकर रुकी। हाँ ऐसे कैसे हुआ? अरे तूने ये कैसे घुमाया? असद तुमने गलत घुमाया है, अबे चुप कर और शुरू कर। अच्छा सिर्फ 4 लाइनें? हाँ अब शुरू कर। दिल गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा है। कौन सी गलती की है दिल ने? शाजिल जो हूर को देखने में मगन था, असद के कहने पर जी भर के बदमज़ा हुआ। बस गलती कर बैठा है तो अब क्या करूँ? शाजिल जल्दी में क्या बोल गया था इसको खुद नहीं पता था। हाँ अलीज़े जो कब से शाजिल को नोट करी थी, इसे अब समझ आ गया था। ओ तो भाई को प्यार हो गया है। हाँ इसके सड़ियल को भी प्यार हो गया है, असद ने बोला, जिस पर अलीज़े ने इसे घूरा। तुम तो बड़े प्यारे हो, तुमसे तो शादी भी कोई। अलीज़े बोलते बोलते रुकी थी। ओ तो फिर तुम क्यों कर रही हो? शहूर ने जल्दी से कहा। अलीज़े की गाल लाल हो गई थी शर्मिंदगी से और फिर वो अपनी गेम को आगे बढ़ाने लगे थे। 1 महीने बाद आज सब कश्मीर आए हुए थे। सब लोग एंजॉय कर रहे थे कश्मीर की हसीन तरीन वादियाँ, कुदरत की हसीन नज़ारे। गर्मियाँ भी हल्की हल्की आ गई थी। बाहर के मौसम के इख्तिताम होने वाला था। भाई वो देखो, और दूर बहती नदियों की तरफ इशारा करके बोली थी, अस्तगफिरुल्लाह, मैं कब से तुम्हारा भाई हो गया, जालिम लड़की, ख्याल करो। हूर जो शाजिल को पकड़े खड़ी थी, शाजिल की आवाज़ सुन के चूंकि अब मेरा मतलब अस्तगफिरुल्लाह, भाई क्यों कह रही हो? शाजिल ने एक बार फिर अस्तगफिरुल्लाह कहा। जालिम लड़की, आगे से भाई मत कहना। मगर क्यों भाई? हूर भाई कहने ही वाली थी कि पर शाजिल ने इसके मुंह पे हाथ रख के बोलने से रोक दिया। हूर आगे फाड़ फाड़ के ऐसे ही देख रही थी। हूर ने अपने दोनों हाथ शाजिल के सीने पर रखे इसे पीछे किया, जो इसे ही देखने में मगन हुआ पड़ा था। पीछे हटो, तमीज़ नहीं है। और कहते ज़ुहान की तरफ चली गई, जो मायरा के साथ खड़ा था। हाय शाजिल, तू तो गया? शाजिल बालों में हाथ फेरते हुए बोला। फिर सब अपने होटल की तरफ चले गए। वो सब इस होटल में आई जहाँ पहले ही सादी बेगम इनके इंतजार में खड़ी थी। आगे सब लोग, चलो खाना तैयार है, सब जल्दी से फ्रेश हो गया, सब अपने अपने कमरों में चले गए और फिर सब खाना खा के आराम करने चले गए। इन सबकी ज़िंदगी में अब खुशियाँ ही खुशियाँ थी। अब इनकी ज़िंदगी में कोई अंधेरा नहीं रहा था। अब इनकी ज़िंदगी रोशन हो चुकी थी। वो लोग अब नई ज़िंदगी शुरू कर चुके थे। अब सब अपनी ज़िंदगी से मुतासिर थे। कोई गेम बाकी नहीं था इनकी ज़िंदगी में, शायद कोई गम बाकी नहीं था इनकी ज़िंदगी में। शायद वो सब माजी को भूल के अब नई ज़िंदगी की शुरुआत करने वाले थे और बुराई करने वाले मेयर को अपने गुनाहों की सज़ा मिल चुकी थी। इसलिए कहते हैं कि अंधेरी से रात के बाद ज़रूर रोशन दिन होता है, बस सब्र करना होता है और अपनों पे किसी के कहने पे बेतबारी नहीं करनी चाहिए। अपनों पे यकीन होना ज़रूरी है, नहीं तो रिश्ते टूटने में देर नहीं लगती। हमें तेरी मोहब्बत में ये सबक मिले हैं, सारे झूठे हैं, ये रिश्ते झूठे हैं। सब सहारे जो बैठे थे, हम सब रिश्तों की उम्मीद पर, इन सब ने छीन लिए थे वो ताल्लुक़ हमसे।
हमारे इनाम में दे दिए, बस इल्ज़ाम ये तुम्हारे, हमको फिर ज़िंदा मार के हमें कहते हैं क्या नसीब हैं तुम्हारे। तो यहाँ पे ये नावल ख़त्म हुआ। कैसा लगा आपको नावल कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। इस नावल को थोड़ा सा प्रेजेंट और थोड़ा सा पास्ट में लिखा गया था, लेकिन मैंने पढ़ने की पूरी कोशिश की कि इसको ठीक तरीके से पढ़ सकूँ। फिर भी कोई गलती कोताही हुई हो तो उसको इग्नोर करके पढ़ लीजिएगा। इंशाल्लाह नए नावल के साथ हाज़िर होती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।